क्या हाल है आपके। मेरा नाम विकास सोनी आईपी है और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम आईपी क्लासेस है। और बता दूँ, इस यूट्यूब चैनल पे लगातार आपको डिफेंस से रिलेटेड फिजिक्स का स्टडी मटेरियल मिलता आ रहा है। और ये जो स्टडी मटेरियल आपके लिए काम आएगा अगर आप तैयारी कर रहे हैं एनडीए की, एयरफोर्स की, नेवी की या सीडीएस के एग्ज़ाम की, या करंटली 11th-12th में हैं और कंसेप्ट को अच्छा बनाना चाहते हैं। तो बता दूं, हमने लास्ट टाइम जो है वो मॉडर्न फिजिक्स का पोर्शन ख़त्म कर लिया था। तो आज की जो वीडियो है बहुत स्पेशल रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे एनडीए के, जो कि मॉडर्न फिजिक्स से आए हुए हैं 2006 से लेके 2021 तक। और आप देखोगे लगभग 75 प्लस क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेटली अप टू 80 तक क्वेश्चन होंगे जो 2006 से लेके 2021 तक के आए हुए हैं। सभी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। शानदार रहने वाली है वीडियो, एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन हम खत्म कर देंगे। तो लास्ट तक वीडियो को देखें, वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन में कहा गया विच टाइप ऑफ सेल, देखिए कौन से टाइप का सेल है जिसका यूज़ किया जाता है एक डिवाइस में जिसको 75 एम्पियर करंट चाहिए 15 सेकेंड के लिए। हर एक सेल की एक स्पेसिफिकेशन होती है। कभी आपने बैटरी देखी हो, सेल देखी हो, उस पर बेटा जी चार्ज का एक यूनिट लिखा होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, चार्ज का ऐसा यूनिट तो कूलम है, लेकिन उसके अलावा एक यूनिट जो है इसका बेटा वो एम्पियर आवर भी है। तो एम्पियर आवर के अंदर भी आपने देखा होगा चार्ज की वैल्यू लिखी होती है जनरली अलग अलग सेल्स पे। और आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कहा गया कि जो करंट है बेटा जी वो 75 एम्पियर दे रखा है और जो टाइम है जिसके लिए वो चाहिए वो 15 सेकंड है। तो यहाँ से अगर मैं चार्ज की वैल्यू निकालता हूँ तो चार्ज आपको पता है करंट इंटू टाइम, क्योंकि करंट होता है चार्ज बाय टाइम, वहीं से लिखा हमने ये। तो 75 एम्पियर ठीक है, लेकिन टाइम तो सेकेंड में है। तो मुझे अगर बेटा इसको आवर में बदलना है तो मुझे इसको 3600 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो चार्ज का वैल्यू आएगा अप्रोक्सीमेटली आएगा बेटा जी 0.32 एम्पियर आवर। और मैं आपको बताना चाहूँगा इतना चार्ज का जो वैल्यू रहता है वो हमें मिलता है जिंक कार्बन वाली बैटरी से मिलता है, जिंक कार्बन सेल से मिलता है। बोले सर ऑप्शन में कहीं पर भी जिंक कार्बन सेल नहीं लिखा हुआ, तो मैं आपको बता दूं जिंक कार्बन सेल्स जो हैं उनको लेक्लोंचे सेल भी कहा जाता है। लेक्लोंचे ने बताया था इस सेल के बारे में, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बेटा जी ऑप्शन नंबर सी, लेक्लोंचे सेल आपको लगभग जो चार्ज है वो 0.32 एम्पियर आवर के बराबर दे देता है। दैट्स इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए जी अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा गया कि देखिए स्टेटमेंट्स आपको 3 दे रखी है, सबसे पहले उनको पढ़ो, फिर आपने बताना है कि इनमें से कौन सी करेक्ट है, तीनों ही है या एक है या दो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कहते हैं देखो एक्सरे ट्रांसवर्स वेव कैरेक्टरिस्टिक्स शो करती है। तो बिल्कुल ठीक कहा, एक्सरे जो होती है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। आपको पता होगा 7 तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, उनमें एक्सरे भी एक होती है और हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स नेचर शो करती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट लिखी गई है। एक्सरे कैन इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सर्टेन मेटल सरफेस, बिल्कुल ठीक कहा कि अगर किसी मेटल सरफेस पे बेटा जी एक्सरे गिरती हैं तो उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इससे हो सकता है। तो दूसरी स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक लिखी गई है। एक्सरे जो होती हैं जिनकी वेवलेंथ 0.1 एंगस्ट्रॉन हो उनको हार्डर कहा जाता है, और एक्सरे जिनकी वेवलेंथ 0.2 होती है उसके बजाय ये हार्ड होती है, यानी जिसकी वेवलेंथ बेटा जी कम होती है वो हार्ड कहलाती है। बिल्कुल ठीक कहा, हार्ड एक्सरेज वो होती हैं जिनकी वेवलेंथ 0.1 0.2 के आसपास होती हैं, और जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ती है उनको हम सॉफ्ट एक्सरेज के नाम से जानते हैं। तो इसने कहा 0.2 से कम है 0.1, यानी 0.1 वाला ज़्यादा हार्ड है। बिल्कुल ठीक कहा, तो ये स्टेटमेंट भी एकदम करेक्ट है। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है इस क्वेश्चन का, यानी 1, 2 एंड 3, ये सही आंसर आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मजेदार क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। आपको कुछ रेडिएशंस दे रखी हैं, उनके वेवलेंथ का करेक्ट सीक्वेंस बताना है। तो आपको एक ट्रिक मैंने सिखाई हुई है, अगर नहीं सीखी तो आप फिर से सुन लीजिए। राजू मामा, देखो जी राजू मामा क्या करते हैं, वृंदावन चले जाते हैं। इन वृंदावन, राजू मामा इन वृंदावन, वृंदावन तो गए यार, बड़ी गर्मियों में धूप थी तो उनको एक्सरे गोगल यूज़ करने पड़े। यूज़ एक्सरे गोगल्स, यूज़ एक्सरे गोगल्स, ये ट्रिक याद रख लीजिए बेटा जी। अब ये राजू फॉर रेडियो वेव है, मैं आपको बता दूं। एम फॉर माइक्रोवेव, आई फॉर इंफ्रा रेड है, वी फॉर विजिबल है, यू फॉर अल्ट्रा वायलेट है, एक्सरे तो एक्सरे ही होती हैं, और जो गामा रेडिएशन या गामा रेज आ जाती हैं गोगल से। और ये जो सीक्वेंस है, अगर आप इस सीक्वेंस में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो बेटा जी ध्यान रखना वेवलेंथ इनकी डिक्रीज होती है, इनकी फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होती है और इनके फोटोन की यानी इनकी एनर्जी बढ़ती जाती है।
अब क्वेश्चन में देखें आपको कुछ जगह ग्रीन कलर लिखा मिल रहे होगा, तो मैं बता दूं विजिबल के अंदर बेटा 7 कलर रहते हैं, विब ग्योर का पैटर्न रहता है, तो उसको कैसे याद रखें। देखें इंफ्रारेड के नजदीक रेड वाला रहेगा, अल्ट्रा वायलेट के नजदीक वायलेट रहेगा, तो बीच में कौन से हो जाएंगे, विब ग्योर के जो बाकी के सारे कलर हैं वो बीच में आ जाते हैं। ठीक है, इस तरह से आप इस सीक्वेंस को याद कर सकते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, आपको सीक्वेंस बताना है वेवलेंथ का, तो अगर ऑप्शन में देखिए ग्रेटर देन साइन है, यानी जो यूवी IR या यूवी ये सबसे ज़्यादा वेवलेंथ वाला बता रहा है, यानी इधर की तरफ जाए तो डिक्रीज होता है। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका होगा बेटा जी, या तो वो रेडियो वेव का होगा। ऑप्शन में रेडियो वेव कहीं नहीं है, देखो पहले 4 ऑप्शन में रेडियो कहीं नहीं है, फिर उसके बाद मामा जी यानी माइक्रोवेव नहीं है, तो माइक्रोवेव भी आप देख लो जरा, यहाँ कहीं नहीं है। फिर उसके बाद आप देखिए इंफ्रारेड है, तो इंफ्रारेड ऑप्शन नंबर बी में और डी में 2 जगह है, तो मतलब हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो तो किसी हाल में नहीं होगा, ऑप्शन जो सी है वो भी नहीं होगा, तो इंफ्रारेड बी और डी में दिख रहे हैं। इंफ्रारेड के बाद कौन सा, देखो उसके बाद रेड कलर नहीं है कहीं, ऑरेंज नहीं है, येलो, ग्रीन कलर दिख रहा है, तो इंफ्रारेड के बाद जस्ट ग्रीन कलर होना चाहिए, तो ग्रीन कलर आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो बस चुपचाप ऑप्शन नंबर बी पे टिक कर दीजिए, बी इज द करेक्ट आंसर। एंड उसके बाद आप देख ही सकते हो कि ग्रीन के बाद ब्लू कलर की बारी है, फिर इंडिगो, फिर वायलेट, फिर अल्ट्रा वायलेट, फिर एक्स-रे एंड गामा रे, ये सीक्वेंस होना चाहिए। तो बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ, आई थिंक सो समझ आ गया वो, ये ट्रिक याद रख लीजिए, बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत क्वेश्चंस में काम आएगी। रिपीटर्स का यूज किया जाता है टेलीफोन लिंक्स के अंदर। अब रिपीटर्स क्या होते हैं, देखिए कोई भी जो टावर होता है जो किसी सिग्नल को भेजता है, तो सिग्नल ज़्यादा दूर तक एटमॉस्फेयर में ट्रेवल नहीं कर पाता, वो कहीं ना कहीं उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है। इस चीज़ को बढ़ाने के लिए, ताकि जो सिग्नल है काफ़ी दूर तक जा सके, तो बीच में एक सिस्टम यूज किया जाता है बेटा जिसको रिपीटर कहा जाता है। वो क्या करता है, एक्चुअल में सिग्नल को पहले रिसीव करता है बेटा, उसके पास एक रिसीवर लगा होता है, फिर उस सिग्नल को बेटा वो एम्पलीफाई करता है, फिर उसको फाइनली एक एंटीना से भेज देता है। इस तरह से रेंज को बढ़ाने के काम आता है। तो एक्चुअल में रिपीटर में 3 चीजें होती हैं, एक उसके अंदर सबसे पहले एंटीना होता है रिसीव करने के लिए, यानी रिसीविंग एंटीना होता है, साथ में उसके बीच में लगा होता है एम्पलीफायर, क्योंकि सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, एम्पलीफाई करना है, और उसके बाद लगा होता है बेटा जी ट्रांसमिटिंग एंटीना, ट्रांसमीटर लगा होता है उसके अंदर। ठीक है, तो ये 3 चीजों का सिस्टम है, मेन काम है एम्पलीफाई करने वाला। तो आप देखिए ऑप्शन नंबर सी में एम्पलीफाई लिखा हुआ है, तो रिपीटर जो है एक्चुअल में एम्पलीफाई करने के काम आते हैं, दैट्स वाई ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहा न्यूक्लियर फ्यूजन, अच्छा आपको पता होगा बेटा जी फ्यूजन मतलब जुड़ना, तो यहाँ न्यूक्लियर फ्यूजन की बात की जा रही है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में कहते हैं कि वेरी जो टेम्परेचर है ना, बहुत ज़्यादा रिक्वायर वेरी टेम्परेचर सो एज टू ओवरकम, देखो बहुत ज़्यादा वेरी हाई आना चाहिए, तो यहाँ पर मिसिंग वर्ड है। तो कहते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन करवाने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, क्यों चाहिए, मैं आपको बताना चाहूँगा। फ्यूज़न का एक्चुअल मीन होता है मिलना, फ्यूज़ होना। अब देखिए फ्यूज़न होता किसका है, फ्यूज़न हमेशा लाइटर न्यूक्लियाई का होता है। लाइटर न्यूक्लियाई उनको कहा जाता है जिनका एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास बहुत ही थोड़ा होता है, जैसे आप हाइड्रोजन को समझ सकते हो, हीलियम को समझ सकते हो। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा देखो ये हाइड्रोजन के 2 न्यूक्लियस हैं, हाइड्रोजन का पहले का न्यूक्लियस है दूसरे का। न्यूक्लियस पे तो पॉजिटिव चार्ज है बेटा जी, दूसरे पे भी पॉजिटिव है। अगर इन दोनों को कंबाइन करना चाहते हैं तो प्लस प्लस तो रिपेल करेगा, चार्जेस के बीच में तो कुलम्स का फोर्स लगता है। तो अगर मुझे इसको पास लाना है तो मुझे इस कुलम फोर्स को ओवरकम करना पड़ेगा। ये कैसे किया जाता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर अप्लाई करके, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर से इन न्यूक्लियस की एनर्जी बढ़ जाती है और ये फाइनली फ्यूज़ कर जाते हैं। तो यानी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर सिर्फ और सिर्फ इस कुलम फोर्स को ओवरकम करने के लिए किया जाता है। ये कुलम फोर्स किसके बीच में लग रहा होता है, ये न्यूक्लियस के बीच में लग रहा होता है जो फ्यूज़ होने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है बेटा जो ऑप्शन नंबर डी आएगा यहाँ पर। अगले क्वेश्चन की बात करें, कहा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन। देखिए इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेजने तो सबसे बेस्ट मेथड क्या है, केबल्स। देखो केबल्स में बहुत ज़्यादा डाटा लॉस होने के चांस रहते हैं। माइक्रोवेव्स जो होती हैं उसकी लिमिट है, वो स्टेट ट्रैवल करती है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक जा जाती है जहां अर्थ का कर्वेचर स्टार्ट होता है, तो ये वहां नहीं मुड़ पाएंगी। रेडियो वेव्स भी है, इसकी भी अपनी लिमिटेशन है, ज़्यादा दूर तक नहीं भेज सकते। ऑप्टिकल फाइबर बेस्ट मेथड रहता है बेटा सिग्नल्स को, इन्फॉर्मेशन को भेजने का। आपको पता हो ऑप्टिकल फाइबर एक बहुत थिन स्टैंड होती है इस तरह की, जिसमें सिग्नल को लाइट की फॉर्म में भेजा जाता है एक एंड से, और बार बार उसका TIR होता है, इंटरनली रिफ्लेक्ट होकर दूसरी एंड से निकल जाती है। इस तरह से हजारों किलोमीटर दूर तक भी डाटा को विदाउट लॉस भेजा जा सकता है। तो ऑप्टिकल फाइबर इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसके साथ एक टिक और याद रखें, ऑप्टिकल फाइबर कहीं भी आ जाए तो ध्यान देना, ऑप्टिकल फाइबर जो है वो TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। ये भी बहुत बार पूछा गया NDA के एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सरे। इनमें से एक्सरे की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। देखिए एक्सरे को कहते हैं नो मीडियम इज रिक्वायर्ड, बिल्कुल ठीक कहा।
एक्सरे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इनको मीडियम नहीं चाहिए, मीडियम हो तो भी ट्रैवल कर जाएंगी, ना हो तो भी कर जाएंगी। तो पहली स्टेटमेंट तो यार करेक्ट है, हमें तो इनकरेक्ट ढूंढना है। दे ओबे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, बिल्कुल ठीक कहा, किसी सरफेस पे गिरते हैं तो ये रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, रिफ्लेक्शन के लॉज को फॉलो करता है। ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, यार ईएम वेव है तो ईएम वेव तो वैक्यूम में 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड से ट्रैवल करेगी, जिसको स्पीड ऑफ लाइट बोलते हैं। तो पहली तीनों स्टेटमेंट तो ठीक है। लास्ट में कहा लॉन्गिट्यूडनल नेचर है, नहीं ये गड़बड़ होगी। अगर आपको याद होगा थोड़ी देर पहले मैंने एक क्वेश्चन करवाया था कि एक्सरे जो है वो एक ईएम वेव है, उनका ट्रांसवर्स नेचर होता है, तो लॉन्गिट्यूडनल तो नहीं आएगा। दैट्स वाई इस क्वेश्चन का आंसर डी है। बताना चाहूँ बेटा जी, जिन्होंने ये थ्योरी नहीं पढ़ी तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा आईपी की सीरीज नाम से, उसमें कंप्लीट फिजिक्स का, जैसे ऑप्टिक्स का पोर्शन और मॉडर्न फिजिक्स का मैंने करवा चुका हूँ, आप उसकी थ्योरी को पढ़ सकते हो इन क्वेश्चंस को और अच्छे से करने के लिए। साथ ही साथ आप इसी यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट देखेंगे फिजिक्स फॉर डिफेंस एग्जाम, उसमें काफ़ी सारे आपको क्लास +1 से रिलेटेड टॉपिक्स भी मिल जाएंगे डिफेंस से रिलेटेड, ठीक है, और भी आगे लगातार वीडियोस मिलती रहेंगी। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8, कहा हाउ लॉन्ग डज इट टेक लाइट फ्रॉम सन टू रीच टू द अर्थ। देखो अप्रोक्सीमेटली लाइट जो है सन से अर्थ तक पहुंचने में कितना टाइम लगाती है, बहुत आसान है, लगभग 8 मिनट का टाइम लगता है, ठीक है, सिंपली क्वेश्चन है, तो सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, कहा विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियाई, इनमें से कौन सा न्यूक्लियस अंडरगो फ्यूजन विद फिजन, सॉरी फ्यूजन ही फिजन मतलब टूटना, कि इनमें से कौन सा न्यूक्लियस टूट जाता है जब उसको स्टक करवाया जाता है, टकराया जाता है थर्मल न्यूट्रॉन। बेटा थर्मल न्यूट्रॉन्स होते हैं स्लो न्यूट्रॉन्स, जो एनर्जी तो कैरी करते हैं लेकिन स्लो होते हैं, फास्ट नहीं होते। तो स्लो न्यूट्रॉन्स की हेल्प से जो फ्यूजन होता है बेटा, वो किसका होता है पॉसिबल, वो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर, ठीक है। तो मैं बताना चाहूँ यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238, दीज आर 2 आइसोटॉप्स ऑफ यूरेनियम। इनमें 235 वाला है, इसको थर्मल न्यूट्रॉन चाहिए होता है स्लो, लेकिन यूरेनियम 238 है वो फास्ट न्यूट्रॉन के गिराने से टूटता है, और प्लूटोनियम है ये भी थर्मल न्यूट्रॉन से टूट जाता है। तो यानी आपका फर्स्ट एंड थर्ड, यानी ये 2 चीजें हैं जो स्लो न्यूट्रॉन यानी थर्मल न्यूट्रॉन से टूट सकती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हुआ आपका इस क्वेश्चन का। बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे पहुंच चुका है, कहा इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, किसके बारे में, वेवलेंथ ऑफ एक्सरे के बारे में आपको बताना है, एक्सरे की वेवलेंथ से रिलेटेड, ठीक है। क्या एक्सरे की जो वेवलेंथ है लॉन्गर देन द वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव, नहीं, साउंड वेव की वेवलेंथ जो है ना उससे बड़ी नहीं होती, उससे छोटी होती है एक्सरे की, एंगस्ट्रॉन की रेंज में होती है, मैं आपको बता दूं, या नैनोमीटर की रेंज में भी लिख सकते हो। इट इज लॉन्गर देन द वेवलेंथ ऑफ येलो सोडियम लाइट, येलो कलर की लाइट से ज़्यादा होती है वेवलेंथ। अगर आपको याद होगा तो इसकी तो कम होती है, मैंने वो आपको राजू मामा वाली बात बताई थी, राजू मामा इन वृंदावन यूज एक्सरे गोगल। तो यहाँ देखो एक्सरे ये रहा, इधर जाने पे वेवलेंथ तो डिक्रीज होती है, और आप देखिए जरा येलो तो इस विजिबल के अंदर आएगा, इस विजिबल के स्पेक्ट्रम के अंदर आपको येलो कलर मिलेगा, विबग्योर ऐसे तो होता है ना, ये यहाँ पर येलो रहा, ये रहा, तो वेवलेंथ कमा की कम होगी, तो यहाँ पर गलत फिर बोल दिया, ये भी नहीं है सही। लॉन्गर देन द वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव, तो रेडियो वेव से ज़्यादा होती है वेवलेंथ, नहीं रेडियो वेव से भी कम होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा रेडियो वेव की होती है, इससे ज़्यादा कोई हो ही नहीं सकता। तो पहली तीनों ही स्टेटमेंट गलत है, एंड लास्ट वाला ऑटोमेटिक सही निकलेगा। इट इज़ द ऑर्डर ऑफ 0.1 नैनोमीटर, 0.1 नैनोमीटर लगभग आपका, मैं बता दूं इसको 1 एंगस्ट्रॉन बोल सकते हैं, क्योंकि 1 नैनोमीटर का मतलब हुआ बेटा जी 0.1 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -9, इसको तुम लिख सकते हो 1 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -10, जो कि 10 की पावर -10 एंगस्ट्रॉन होता है। तो एंगस्ट्रॉन की रेंज में होती है एक्सरे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, मैं आपको बता दूं, आप जब देखोगे ना तो एक्सरे की वेवलेंथ एंगस्ट्रॉन की रेंज में होती है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए, कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है एमिट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा चीज है जो ईएम वेव्स यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करता है, ओनली बाय रेडियो एंड टेलीविजन ट्रांसमिटिंग एंटीना, कहता है रेडियो में और टेलीविजन में जो एंटीना लगे होते हैं क्या वही काम करते हैं, देखो ये एमिट तो करते हैं, बिल्कुल ठीक कहा। ओनली बाय बॉडीज एट टेम्परेचर हायर देन द सराउंडिंग, किसी बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग से ज़्यादा हो, बिल्कुल वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनाते हैं, ये भी ठीक कहा। ओनली बाय रेड हॉट बॉडीज, कहता है कि सिर्फ रेड हॉट मतलब जो बहुत ज़्यादा गर्म हो चुकी है, अब देखो गर्म होगी तो वो हीट वेव्स यानी इंफ्रारेड एमिट करेंगी, इंफ्रारेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही होती है। तो तीनों ही सही बोल रहा है, तो क्या बाय ऑल द बॉडीज लिख दिया जाए, बिल्कुल बाय ऑल द बॉडीज है, डी इज द करेक्ट आंसर, सभी बॉडी से होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन कैरीज मैक्सिमम एनर्जी, इनमें से एनर्जी किसकी मैक्सिमम, फिर से वो याद रख लीजिए, राजू मामा इन वृंदावन
यूज एक्सरे गॉगल्स। और यहाँ पर विजिबल में आपको फिर मैं बता दूँ, यहाँ पर विबग्योर इस तरह से लिखना है, ठीक है ना, इस तरह से लिख देना, आप इस तरह से याद कर सकते हो। अब इसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एनर्जी पूछी है, तो इधर जाने से वेवलेंथ डिक्रीज हुई, फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हुई, एनर्जी भी इंक्रीज हुई, तो सबसे ज़्यादा होती है गामा की, तो गामा ऑप्शन दिख रहा है, अरे बी ऑप्शन दिख रहा है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। देखो इस ट्रिक से बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हो। तो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत आसान है। कहता है एक न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और एक अल्फा पार्टिकल, चार चीजें हैं और मूविंग विद इक्वल काइनेटिक एनर्जी, सभी इक्वल काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहे हैं, तो हाउ कैन द पार्टिकल बी अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, काइनेटिक एनर्जी सबकी सेम है, ये क्वेश्चन में कहा। तो बहुत आसान प्रश्न है, कैसे भाई। अब काइनेटिक एनर्जी बेटा जी होता है हाफ एम वी स्क्वेयर। अब जरा ध्यान दें, काइनेटिक एनर्जी तो कांस्टेंट है, तो यानी हाफ एम वी स्क्वेयर भी कांस्टेंट हुआ। अब यहाँ पर हाफ तो वैसे ही कांस्टेंट है, तो एम और वी दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट हुआ, तो आपस में ये क्या हुए, एम वी स्क्वेयर के इन्वर्सली हुआ। यानी अगर जिसका मास ज़्यादा है वो स्लो मूव करेगा, जिसका मास कम है वो फास्ट मूव करेगा, यही तो कंक्लूजन निकल के आया। और अब मैं आपको मास वाइज बताना चाहूँगा, इन सब में सबसे ज़्यादा मास होता है अल्फा पार्टिकल का, उससे कम होता है मास न्यूट्रॉन का, उससे कम होता है बेटा जी प्रोटॉन का, और सबसे हल्का होता है इलेक्ट्रॉन। तो वेलोसिटी इसके इन्वर्सली ऑर्डर में होगी, यानी वेलोसिटी अल्फा की सबसे कम होगी, उससे ज़्यादा न्यूट्रॉन की, उससे ज़्यादा वेलोसिटी प्रोटॉन की, और सबसे ज़्यादा वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की। ऑप्शन देखो, सबसे देखो इसने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है, सब पहले कम फिर ज़्यादा फिर ज़्यादा ज़्यादा, ऐसी ना, सबसे कम अल्फा की, बिल्कुल ठीक है, फिर न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना था, दैट्स वाई ए इज द राइट आंसर। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए इनमें से इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर कौन है, अरे हमारी ह्यूमन बॉडी एक अच्छी कंडक्टर होती है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से चलेंगे, बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ एक्टिविटी ऑफ अ रेडियो एक्टिव सोर्स। अब एक्टिविटी बेटा होती क्या है, एक रेडियो एक्टिव सैंपल है, आप मान लीजिए जैसे आपके पास थोरियम या यूरेनियम का कोई सैंपल है, तो रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं किसको, तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो अनस्टेबल होते हैं, अपने आप टूटते रहते हैं, तो वो कितने टूटते हैं हर एक सेकंड में, आप बोल सकते हो डिके पर सेकंड, कितने एटम के न्यूक्लियस, ऐसे न्यूक्लियस ही टूटते हैं, तो आप बोल सकते हो कितने न्यूक्लियस डिके हो रहे हैं हर एक सेकंड, दैट इज एक्टिविटी। और एक्टिविटी का जो ऐसा यूनिट है वो होता है बैकवर्ल, हेनरी बैकवर्ल के नाम पे दिया गया, ठीक है, ये ऐसा यूनिट है, मैं आपको बता दूं ऐसा यूनिट है। उसके अलावा यूनिट तो और भी बहुत हैं, जैसे आपको बता दूं रदरफोर्ड है, वो भी एक यूनिट है इसका। उसके अलावा जो मैरी क्यूरी ने दिया था, है ना, क्यूरी, वो भी एक यूनिट है किसका, रेडियो एक्टिविटी का, बट ऐसा यूनिट है बैकवर्ल। एंड एक क्वेश्चन और बहुत अच्छा बनता है, रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी किसने की थी, सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी हेनरी बैकवर्ल ने की थी। तो मैडम क्यूरी ने क्या किया था, उन्होंने सबसे पहले रेडियम की डिस्कवरी की थी, ठीक है, ये याद रखना। लक्स जो होता है बेटा वो इल्यूमिनेंस का यूनिट होता है, टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है, और साइमन जो है वो ओम इनवर्स को कहा जाता है, ओम इनवर्स यानी कंडक्टेंस का, यानी रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है ना, उसका यूनिट होता है। क्लियर, इस क्वेश्चन का आंसर मैं लिख देता हूँ यहाँ, ऑप्शन नंबर बी था, अगर आप इसको स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। आपको मैं बता दूँ ये जो पीडीएफ है ये भी अवेलेबल हो जाएगी आपको टेलीग्राम ग्रुप में, जिसका नाम है फिजिक्स बाय आईपी सर, टेलीग्राम में सर्च कर सकते हो, अगर नहीं मिल रहा तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक गिवन है। वीडियो लाइक करते रहना, अगर अच्छी लगे यार कमेंट जरूर करके जाना, बहुत मेहनत करता हूँ आपके लिए वीडियो बनाने में, और अगर कमेंट नहीं करते तो मज़ा बिल्कुल नहीं आता, कमेंट बिल्कुल कीजिए यार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी यूज फॉर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। मैं आपको बताना चाहूँगा ऑप्टिकल कम्युनिकेशन मतलब ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू जो कम्युनिकेशन करते हैं, तो उसके लिए एक प्रॉपर रेंज चाहिए होती है किसको, वेव को भेजने के लिए, और वो जो रेंज होती है बेटा वो 10⁻13 से 10⁻14 हर्ट्ज तक होती है। इस रेंज की वेव्स का यूज़ किया जाता है ऑप्टिकल कम्युनिकेशन के अंदर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सी इसका सही आंसर था। प्रोपेगेशन ऑफ लाइट क्वांटा की फॉर्म में होता है, ये किसने बताया था, ये किस नेचर को कहा जाता है, या फिर आप सोच सकते हो कि लाइट का जो क्वांटा उसका क्या नाम है, तो इसका नाम होता है फोटॉन्स, आपको पता है यार। तो आपको पता होगा मैक्स प्लांक ने एक थ्योरी दी थी जिसको कहा जाता है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, है ना जी, प्लांक क्वांटम थ्योरी, आपको याद होगा वो थ्योरी मैंने बताया था, मैंने अच्छे से ये सब चीज़ें पढ़ाई हैं बहुत शानदार तरीके से, मतलब ऐसा मैटर कहीं नहीं मिलेगा अगर आप थ्योरी क्लासेस लगा के देखना। तो प्लैंक क्वांटम ने एक थ्योरी दी, उसने कहा देखो ये जो लाइट है ना वो स्मॉल पैकेट से बनी है, स्मॉल पैकेट से बेटा जी एनर्जी के, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, और उस हर एक छोटे एनर्जी के पैकेट को क्वांटा ऑफ लाइट नाम दिया, क्वांटा ऑफ लाइट बोल दो, या बेटा इसका एक शॉर्ट नाम इसको फोटोन भी कहा जाता है। तो फोटोन इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहा देखो 4 पार्टिकल्स आपके पास, अल्फा पार्टिकल है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है। कहा कि इनको करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है इन देयर रेस्ट मास इंक्रीजेज, यानी इंक्रीजिंग मास की टर्म में। रेस्ट मास मतलब जब वो रुके हों। अब यहाँ पर इंक्रीजिंग रेस्ट मास, अच्छा रेस्ट मास ही क्यों लिखा, क्योंकि जब कोई चीज़ मूव करती है बेटा फास्ट मोशन से उसका मास बढ़ने लग जाता है, तो मास तो तब चेंज होता है, इसलिए कहा भी रेस्ट वाला ही बता दो तुम। तो मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि सबसे ज़्यादा मास होता है अल्फा पार्टिकल का, उससे कम होता है मास न्यूट्रॉन का, उससे कम होता है बेटा जी मास प्रोटॉन का, और उससे कम होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। इलेक्ट्रॉन का मास बेटा जी 9.1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ kg होता है, और प्रोटॉन का मास इससे लगभग 1837 गुना ज़्यादा होता है। कितना होता है मैं आपको रफली बता देता हूँ, वो होता है बेटा जी 1.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻27 kg, और यहाँ पर इसके आगे लगभग 5 लगा होता है। और न्यूटन का थोड़ा सा ज़्यादा होता है, यानी ये मान लीजिए 1.67 मल्टीप्लाई बाई 10, यहाँ 8 लगा दो तुम, है ना, 8 लगा दो बस, और कुछ नहीं है, -27 kg। अप्रोक्सीमेटली दोनों का बराबर सा ही होता है, न्यूटन हल्का सा भारी होता है। और अल्फा पार्टिकल पे, जो अल्फा पार्टिकल की मास की बात करें बेटा, ये 4 गुना होता है मास ऑफ प्रोटोन से, ठीक है ना, ये इनमें रिलेशंस रहता है, मैंने आपको बता दी, आ सकता है किसी एग्जाम में। तो सबसे ज़्यादा अल्फा का हुआ, अल्फा कौन से नंबर पे, 1 नंबर, मतलब सबसे, इसने इंक्रीजिंग बोला है ना, सबसे कम वाला बताना है पहले। तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन 3 नंबर इलेक्ट्रॉन का है। प्रोटॉन का कौन सा नंबर बेटा जी, 2 नंबर है। न्यूट्रॉन का नंबर कौन सा है, न्यूट्रॉन का नंबर हमारा 4 है। अल्फा का 1 नंबर है, मतलब सीक्वेंस होना चाहिए 3 2 4 1, इंक्रीजिंग ही तो बताना है, इधर की तरफ इंक्रीज ही तो हो रहा है, 3 2 4 1, 3 2 4 1, ये ऑप्शन नंबर सी में है ना, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अल्फा पार्टिकल है, उसको प्रोजेक्ट किया नॉर्मली, नॉर्मली का मतलब बेटा जी θ90 के साथ परपेंडिकुलर भेजा है, किसमें, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। तो कहते हैं अल्फा पार्टिकल का पाथ कैसा होगा, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मान लीजिए इस तरह से कोई एक यूनिफॉर्म फील्ड है और क्रॉस बना रहा हूँ, इसका मतलब यूनिफॉर्म फील्ड है बेटा जी डाउनवर्ड है, अंदर की तरफ है, यानी आप जिस पेपर को कंसीडर किए हो उसके अंदर। अब मैंने कहा एक अल्फा पार्टिकल कुछ इस तरह से एंटर करता है। अब अल्फा पार्टिकल चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, उस पर 2 गुना चार्ज होता है प्रोटॉन से, है ना, 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। जैसे एंटर करेगा 90 डिग्री पे, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे, तो आप अगर यूज़ करें, मैंने बताया हुआ फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल या फिर आप पाम हैंड रूल यूज़ करें, तो हम इस पे फोर्स की डायरेक्शन बता सकते हैं। मैं बहुत ही सिंपल सा बताता हूँ, राइट हैंड पाम रूल यूज़ कर सकते हैं बेटा जी। ये उंगलियों की टिप्स को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ करो, अंगूठे को चार्ज के मोशन, यानी मोशन मतलब जिस तरफ वो मूव कर रहा है, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है। तो इस अकॉर्डिंग टू डायग्राम देखिए मेरी उंगलियां अंदर जा रही है, क्रॉस है फील्ड, और ये मोशन इधर है, तो मेरा हाथ क्या बता रहा है, फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। जैसे मेरे अकॉर्डिंग, जैसे आपको तो शायद कैमरा की वजह से उल्टा दिख रहा होगा लेफ्ट का राइट, मैं मेरे अकॉर्डिंग बनाता हूँ, तो क्रॉस अंदर है, ये वेलोसिटी इधर है, फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, यानी इस पार्टिकल पे जो फोर्स लगा, इस पार्टिकल में बेटा जी जो फोर्स लगता है वो ऊपर की तरफ लगता है, ऐसे सेंटर की तरफ। तो पार्टिकल सीधा नहीं जा पाएगा, इस फोर्स की वजह से पार्टिकल घूम जाएगा, वो इधर आ जाएगा। अब जब इधर आया पार्टिकल की वेलोसिटी अब इस डायरेक्शन में, फिर से हम यूज़ करते हैं इसी पाम रूल को, और जब डायरेक्शन निकालते हैं फोर्स की, तो क्या पता लगा, फिर से फोर्स सेंटर की तरफ है, यानी वो फिर से घूम जाता है। तो इस तरह से पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर देता है स्टार्ट, वो लगातार इसके सर्कुलर मोशन में घूमता रहता है। यूनिफॉर्म फील्ड है तो लगातार एक ही सर्कल में घूमता रहेगा, तो इसका मोशन हो जाएगा बेटा जी सर्कुलर। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। साथ ही साथ जो ज्ञान की बात, जो आईपी की गोली आपने याद रखना है, यहाँ पर एक तो सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है, और घूमने के लिए जो फोर्स ये बेटा जी सेंट्रीपिटल, वो mv² आ रहा होता है। यहाँ पर कौन दे रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से चार्ज पे जो फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला होता है QVB साइन ऑफ थीटा, लेकिन यहाँ एंगल 90 डिग्री है, एंगल होता है बेटा वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, तो एक बहुत अच्छा रिलेशन आता है mv²/r इज इक्वल्स टू QVB। यहाँ पर देखो ये जितने भी टर्म यूज कर रहे हैं इसके मीनिंग समझ लो। यहाँ पर आप अगर देखो तो यहाँ m जो है वो मास ऑफ दिस अल्फा पार्टिकल है, जो भी चार्ज पार्टिकल एंटर किया, v वो वेलोसिटी जिससे एंटर किया, r रेडियस जिस पाथ के अंदर वो मूव करेगा, q इसका चार्ज है जो पार्टिकल मूव कर रहा है, v उसकी वेलोसिटी है, फिर से b है मैग्नेटिक फील्ड। इस रिलेशन से काफी सारी चीजें बनाई जा सकती हैं, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला बना लो, रेडियस का बना लो, ऑर्बिट का, बहुत सारे फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा गया कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। भैया स्टेटमेंट सही बतानी है तुमने। तो पहला कहते हैं कि देखो ओनली इलेक्ट्रॉन अंदर होते हैं न्यूक्लियस के। अरे झूठ बोल रहा है यार, इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होते हैं, फिर झूठ बोल दिया। इलेक्ट्रॉन तो बाहर घूम रहे होते हैं, अकेले न्यूट्रॉन होते हैं, तो फिर झूठ बोल दिया, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों होते हैं ना, इसको न्यूक्लियस कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी में कहा बोथ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, बिल्कुल ठीक कहा ऑप्शन नंबर डी में, यार प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही अंदर होते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। फिर कहा रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ एक्सरे टू दैट ऑफ गामा रे बताना है।
एक्सरे की वेलोसिटी और गामा रे की वेलोसिटी, मान लीजिए एक्सरे की वेलोसिटी ये है और गामा रे की वेलोसिटी मैंने वीजी लिख दी, इनका रेशो कितना है? अरे ये दोनों ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं और ईएम वेव की वेलोसिटी तो सेम होती है, स्पीड ऑफ लाइट, तो इसकी वेलोसिटी भी बेटा 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड और नीचे वाले की भी 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो कैंसिल वैंसिल करके कितना आया? 1:1 ही तो आएगा। इज 1 ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। मजा आया क्वेश्चन को करके? चलो अगला क्वेश्चन, कहा एक्सरे को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, मुझे बताना है आपने। व्हेन एक्सरे आर प्रोड्यूस, और एक्सरे बनती कब है? कहते हैं कि जब हीट जनरेट होती है टारगेट पे, हीट इज एब्जॉर्ब एट द टारगेट, या टेम्परेचर है उसको बढ़ा दिया जाए। देखो इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो जब एक्सरे बनाने की बात आती है उसमें क्या होता है, जब हम किसी मेटल के सरफेस को लेते हैं, इसको टारगेट कहा जाता है, जिस मेटल के सरफेस ये बनेगा, तो उस पर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को गिराया जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करते हैं तो वो वहाँ पर उस जिस मेटलिक पार्ट से टकराते हैं तो वो हीटअप हो जाता है, गर्म हो जाता है, यानी वहाँ एनर्जी आ जाती है और उस एनर्जी से जो अंदर इसके अंदर जो है ना वो इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन हो जाता है और बदले में जो वेव बनाता है वो आपकी एक्सरे वेव्स बनाता है, यानी एक्सरेज प्रोड्यूस करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है इस क्वेश्चन का वो सही आंसर है, यानी टारगेट पे स्ट्राइक करेगा तो वहाँ हीट जनरेट होता है, उसकी वजह से ये काम हो रहा है। अगले क्वेश्चन पे बढ़े, कहा इंटरनेट कम्युनिकेशन है ना उसमें ऑप्टिकल फाइबर यूज करते हैं, बता दिया तुम्हें जो टीआईए पे बेस्ड है। क्यों ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ये सस्ती है, नहीं सस्ती नहीं महंगी है हालांकि। क्या ये इसमें वायरस वगैरह नहीं होता? देखो वायरस जो होता है वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड टर्म है, ये तो एक हार्डवेयर वाली चीज़ है, तो ये नहीं होगा। हाई डाटा कैरिंग कैपेसिटी, बिल्कुल ठीक कहा, इसकी डाटा कैरिंग कैपेसिटी बहुत हाई है, बहुत दूर तक विदाउट लॉस डाटा जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। फास्टर है लाइट कम्युनिकेशन ऑफ सिग्नल से, नहीं लाइट कम्युनिकेशन भी स्पीड ऑफ लाइट से चलता है, तो ये रीजन ही है प्रॉपर, तो सी इज द करेक्ट आंसर। डाटा एक्यूरेसी वाली बात है यहाँ पर। स्टेबल न्यूक्लियस, स्टेबल न्यूक्लियस कौन से होते हैं, अनस्टेबल कौन से होते हैं, मैं पढ़ा चुका हूँ थ्योरी में। देखिए ऐसे न्यूक्लियस जिनको तोड़ने के लिए बहुत थोड़ी एनर्जी चाहिए बेटा वो अनस्टेबल होते हैं, और जिनको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए वो स्टेबल होते हैं। तो कहते हैं जिनका जो मास नंबर है वो 10 से कम है तो उनमें स्टेबिलिटी क्यों होती है? क्या उनमें जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर बराबर होता है, इस वजह से होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का, क्या जो न्यूट्रॉन होते हैं बेटा जी वो थोड़े से ज़्यादा हो प्रोटॉन से, ये है स्टेबिलिटी का रीज़न, या न्यूट्रॉन होते ही नहीं है प्रोटॉन होते नहीं? देखो लास्ट वाले 2 ऑप्शन तो गलत है। अब बात की इनमें से कौन सा सही है, तो मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा। एक न्यूक्लियस के अंदर अगर मान लीजिए प्रोटॉन्स ज़्यादा हैं तो प्रोटॉन तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपल्शन होगा, तो मतलब यहाँ अनस्टेबिलिटी आने के चांस होंगे। तो अनस्टेबिलिटी आने के चांस होंगे किसकी वजह से? ड्यू टू मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन, मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन। लेकिन अगर मैं तुमसे बोल दूं एक न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन अगर ज़्यादा हो तो भाई साहब न्यूट्रॉन तो क्या होते हैं? न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल पार्टिकल, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में हेल्प करेंगे। तो न्यूट्रॉन ज़्यादा होने चाहिए एज कम्पेयर टू प्रोटॉन, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद कहा पेनिट्रेटिंग पावर एक्सरे की इंक्रीज कैसे कर सकते हैं। पेनिट्रेशन पावर बोलते किसको है? देखो किसी मेटल के पीस में, किसी पेपर में से, यानी आपसे समझो किसी भी सब्सटेंस में एक्सरे अगर आर पार चली जाती है ना तो इस पावर को पेनिट्रेशन पावर कहा जाता है। पेनिट्रेट करना, आर पार निकलना। तो एक्सरे की पेनिट्रेशन पावर को कैसे बढ़ा सकते हैं? देखो एक्सरे बनती कैसे है, एक फिलामेंट लगा होता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन एमिट करने के लिए, और सामने मेटल का पीस लगा होता है, टारगेट लगा होता है, तो इसको इस पर गिराया जाता है और इससे एक्सरे प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना, एक्सरे प्रोड्यूस होती है। तो ये और ये दोनों बैटरी से जुड़े होते हैं। मैं आपको बता दूं एक कैथोड होता है, कैनोड होता है। अगर इन दोनों के बीच में लगा हुआ जो वोल्टेज है बेटा जी, इसको हम अगर बढ़ा देते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ज़्यादा एनर्जी कैरी करके मेटल के सरफेस से इस टारगेट से टकराएंगे। जब इससे टारगेट से टकराएंगे तो एक्सरे जो बनेगा वो ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर का होगा। तो यानी ये काम कर सकते हो कैथोड और एनोड के पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करके, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ये भी मैंने थ्योरी में अच्छे से बताया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर नंबर डी सही आंसर होता है। Which one among the following transition is associated with the largest change in energy in hydrogen atom? बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि कहते हैं कि इन देखो ये ट्रांजिशन दे रखे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कि किस ऑर्बिट से किस में आ रहा है। तो आपसे पूछ रहा किस ट्रांजिशन के लिए एनर्जी सबसे ज़्यादा है, तो एक बहुत अच्छी तरीका भी मैंने बताया हुआ है। देखो एनर्जी ज़्यादा अगर चाहिए तो एनर्जी ज़्यादा तभी होती है जब इलेक्ट्रॉन जो है ना वो जंप करता है, ठीक है, जंप करता, अरे जंप तो करेगा ही, तो जो लेवल के बीच में गैप ज़्यादा होना चाहिए। सर गैप वाला समझे नहीं, तो मैं एक छोटा सा एक चीज़ याद दिलवाता हूँ, फॉर्मूला याद रख लेना कि हाइड्रोजन के लिए, क्योंकि जनरली हाइड्रोजन से रिलेटेड पूछे जाते हैं, हाइड्रोजन के किसी भी ऑर्बिट में एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है -13.6 डिवाइड बाय n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी का फॉर्मूला रहता है, ठीक है। ये
सॉरी ये नॉर्मल है। अगर मैं E1 पुट करता हूँ, मतलब ग्राउंड लेवल की बात करता हूँ, पहले ऑर्बिट की बात करता हूँ, 1 पुट करो तो यहाँ पर माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। अगर मैं दूसरे ऑर्बिट की बात करूँ बेटा जी, यहाँ पर 2 पुट कर दो तो माइनस का 13.6 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर, नीचे 4 आ गया। तो बेटा जी आप इसको सोल्व करो तो ये आएगा माइनस का 3.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब ये दूसरे ऑर्बिट की है। तीसरे ऑर्बिट के लिए 3 पुट कर दो तो इसको 3 के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो बेटा जी ये माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। इसी तरह से अगर हम फोर्थ ऑर्बिट की निकाले 4 पुट करके तो बेटा जी आपके पास माइनस का 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। इसी तरह से फिफ्थ ऑर्बिट की निकाल सकते हो, माइनस का आपके पास आता है बेटा जी 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप किसी भी ऑर्बिट की निकाल सकते हो। अब यहाँ पर क्या सभी निकालने जरूरी है? देखो छोटा सा आइडिया लगा लो, पांचवें ऑर्बिट से तीसरे में आना है, जरा ध्यान से सुनो, पांचवें ऑर्बिट से तीसरे में आना है तो एनर्जी निकालने का एक सिंपल सा तरीका है, आप जस्ट उनका डिफरेंस कर लो। जैसे पहले ट्रांजिशन में क्या कर दो, E5 में से E3 माइनस कर दो। सेकंड ऑप्शन में बोलता है दूसरे से पहले में आना है, यानी E2 में से E1 माइनस करना है आपने, ठीक है ना। अच्छा थर्ड से सेकंड में आना है तो आपने क्या करना है, E3 में से E2 माइनस करना है। इसमें फोर्थ से सेकंड में आना है तो मतलब E4 में से E2 माइनस करना है। अब देख लो ये डिफरेंस जिसका सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे ज़्यादा एनर्जी कैरी कर रहा है। और आप जरा मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो इन दोनों का गैप, अब डाटा से ही आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा बेटा, इन दोनों का जो गैप है ना, इनका जो डिफरेंस है वो लगभग कितना होता है, वो लगभग 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। सबसे ज़्यादा गैप इसी का है, यानी सेकंड से जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में आता है तो सबसे ज़्यादा एनर्जी इस ट्रांजिशन में होती है। तो यानी आपका ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। हालांकि तुम चेक कर सकते हो, आप E5 माइनस E3 निकाल लो, आप बेटा जी E2 माइनस E1 निकाल लो, ठीक है, आप E3 माइनस E2 निकाल लो, और अगर आप E4 माइनस E2 निकालो, देखो विद प्रॉपर साइन, माइनस के साइन जरूर लगाने जो इसके अंदर है। आप चेक करें ना, सबसे जो बड़ी वैल्यू मिलेगी बेटा जी वो आपको सेकंड ऑप्शन में ही मिलेगी, तो बी इसका राइट आंसर है। तो हमेशा याद रखना सबसे ज़्यादा एनर्जी सेकंड से फर्स्ट वाले में मिलेगी, और ये जरूरी भी नहीं, आप इससे चेक कर लेना, आपको बता रहा हूँ, ये फॉर्मूला दिमाग में बिठा लो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देख लीजिए स्क्रीन पे है। कहता है जो प्रोसेस है न्यूक्लियर फ्यूजन का, फ्यूजन समझ लो जुड़ने वाला, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था हाइड्रोजन के एग्जांपल से, ज़्यादातर स्टार्स पे ये वाला फिनोमिना होता है। तो कहते हैं सन पे ये होता है, तो सन को क्या चीज़ ज़्यादा जरूरी चाहिए इस काम को करवाने के लिए, टेम्परेचर हाई, तो उस ऑप्शन में भी दे रखा था, बिल्कुल ठीक कहा, एंड हाई प्रेशर, बिल्कुल यार पहली ही लाइन में सत्य बोल गया, क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए दो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस को फ्यूज होना पड़ता है, जुड़ना पड़ता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए या बहुत ज़्यादा प्रेशर चाहिए। बहुत ज़्यादा प्रेशर की वजह से वो पास आ पाएंगे, बहुत ज़्यादा एनर्जी है तो शायद वो, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है तो बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी और उनके कोलिजन के चांस होंगे, पास पास आएंगे और जुड़ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए बेटा जी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ठीक है। जितने भी स्टार्स होते हैं उन पे जो एनर्जी का जो सोर्स है वो यही है, मैं आपको बता दूं। रेडियो एक्टिव, अच्छा एक चीज़ और बताऊं, न्यूक्लियर फ्यूजन में जनरली जो है बेटा जी वो हाइड्रोजन यूज़ होता है ना। तो आपको पता होगा हाइड्रोजन यूज़ होता है, हाइड्रोजन के आइसोटोप यूज़ होते हैं, और जब वो फ्यूज़ होकर किस में बदल जाते हैं, वो हीलियम में बदल जाते हैं। तो आपको शायद पता होगा सन पे हाइड्रोजन लगातार हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, तो हाइड्रोजन को फ्यूचर फ्यूल कहा जाता है। और इवन अगर आपसे पूछ लिया जाए जो हाइड्रोजन बम है वो किस पे बेस्ड है, तो हाइड्रोजन बम है वो बेटा जी न्यूक्लियर फ्यूजन पे बेस्ड है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके साथ आप याद कर लीजिए। रेडियो एक्टिव डिके जो है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, अनस्टेबल न्यूक्लियस टूटते हैं, है ना, उसको रेडियो एक्टिव डिके कहा जाता है। प्रोवाइड एन इंटरनल सोर्स ऑफ हीट फॉर अर्थ, कहते हैं अर्थ के अंदर बहुत सारी चीज़ें रेडियो एक्टिव डिके कर रही हैं जिसकी वजह से इंटरनल पार्ट्स के पास हीट है। इससे क्या चीज़ बनी है, कौन सी रॉक्स बनी है, तो इससे बनी बेटा इग्नेस रॉक। तो ये जो इग्नेस रॉक्स का मतलब ही क्या होता है, इग्नेस का एक्चुअल में मतलब होता है फायर या फिर हीट, इस वर्ड का मतलब ही होता है, इग्निशन वर्ड इसी से है ना, फायर या हीट वेव्स या हीट रॉक्स इसको बोल देते हैं। अब ये कैसे कैसे बनी है मैं आपको बता दूं। तो देखो आपको पता होना चाहिए कि अर्थ के मतलब अगर हम बात करें लिथोस्फीयर की बात करें, मतलब लेयर की बात करें, लिथोस्फीयर की बात करें, या फिर अगर हम मेंटल की भी बात करें, तो इनके अंदर यूरेनियम थोरियम जैसी बहुत सारे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है और उनका डिके होता रहता है, वो टूटते रहते हैं। और जब उनका डिके होगा बेटा जी, आपको पता है डिके से बहुत सारी हीट निकल के आएगी, रेडिएशन निकल के आएगी, उसी हीट रेडिएशन की हेल्प से क्या बन जाती हैं, ये जो है ना रॉक्स फॉर्म हुई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कहते हैं सन एमिट करता है एनर्जी, बिल्कुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में। द फॉलोइंग हेल्प इन द जनरेशन ऑफ सोलर एनर्जी, कहते हैं इनको अरेंज करना है आपने, ठीक है ना, सीक्वेंस में। तो सबसे पहले कहते हैं हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में कन्वर्ट होता है वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, मतलब यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन की बात कर रहे हैं, है ना जी, जोड़ने यानी न्यूक्लियर फ्यूजन की बात कर रहे हैं, और कंडीशन भी लिख दी, बिल्कुल ठीक है, ये पहले नंबर पे स्टेप होता है। फिर उससे कहते हैं एनर्जी जो है अपना रास्ता ढूंढते हुए अर्थ के सरफेस से बाहर निकलती है नहीं, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है न्यूक्लियर फ्यूजन से। हाँ बिल्कुल, दूसरा स्टेप ये है, पहले न्यूक्लियर फ्यूजन होगा, फिर एनर्जी निकलेगी, फिर वो एनर्जी एस्केप होगी सन के सरफेस से और बाहर निकलेगी। तो सीक्वेंस क्या होना चाहिए बेटा जी, 1, 3 एंड 2, मतलब पहला जो है पहले नंबर पे 1 वाला होगा, फिर होगा 3 नंबर वाला, फिर 2,
132 ऑप्शन नंबर डी में है। 29 का मैं चेक कर लेता हूँ, हाँ बिल्कुल ठीक, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। असर्शन रीजन का है, 2 स्टेटमेंट दी है, आपको ढूंढना है। तो असर्शन में कहा रेडियो जो है वो काम नहीं करता एक चलती हुई ट्रेन के अंदर। मतलब अगर आप एक ट्रेन के डिब्बे के अंदर बैठे हैं और आप अगर रेडियो यूज कर रहे हैं तो वो काम नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक कहा। क्यों नहीं काम करता? क्योंकि मेटल, आपको पता होगा ये जो डिब्बा होता है गाड़ी का वो किससे बना है? मेटल से बना है। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो मेटल से पास नहीं हो सकती। ईएम वेव जो होती है बेटा, ईएम वेव कांट पास थ्रू मेटल्स, पास नहीं हो सकती, ठीक है ना, पास थ्रू मेटल, ठीक है। इसीलिए आपको जब अगर रेडियो सुनना भी है तो खिड़की से बाहर एंटीना निकालना पड़ेगा, तब जाके रेडियो सुनाई देगा। फिर कहते हैं कि जो ट्रेन है ना, जो ट्रेन का डिब्बा है, कंपार्टमेंट है, वो एक होलो सिलेंडर की तरह काम करता है जिसकी चार्ज सेंटर पे है, इसलिए रेडियो काम नहीं करता। देखो ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। पहली बात, चलो होलो सिलेंडर मान सकते हैं कंडक्टर, लेकिन चार्ज कहाँ से आएगा? आदमी पे चार्ज नहीं है, रेडियो पे कोई चार्ज नहीं है, और साथ में ईएम वेव भी न्यूट्रल होते हैं, तो चार्ज का यहाँ कोई कंसेप्ट नहीं है। रीजन एकदम से गलत बता रहा है। असर्शन बिल्कुल ठीक है, असर्शन बिल्कुल सही है, यानी असर्शन सही है, रीजन फॉल्स है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, एक सेमीकंडक्टिंग डिवाइस है, एक सेमीकंडक्टिंग डिवाइस है जिसको कहते हैं सीरीज में जोड़ रखा है एक सर्किट में बैटरी के साथ, एक रेजिस्टेंस भी लगा रखा है। कहते हैं करंट आप क्या देखते हो? पास हो जाता है सर्किट से। मान लीजिए कोई एक्स नाम का डिवाइस है, तो बेटा जी इसको मैंने बैटरी से जोड़ रखा है और साथ में कोई रेजिस्टेंस वगैरह भी लगा रखा है। तो जैसे ही इसको ऑन करते हैं आप क्या देखते हो? इसमें से करंट पास हो रहा है। लेकिन क्या करते हो, जैसे ही बैटरी की पोलैरिटी चेंज करते हो, मतलब अब उस बैटरी को आप उल्टा जोड़ देते हो कुछ इस तरह से। वही डिवाइस है, वही सेम चीज़ लगी है, लेकिन इस बार जो करंट है वो इसमें से पास ही नहीं होता। इसका मतलब ये जो डिवाइस है ये क्या है मुझे बताओ। तो आपको शायद पता होगा ये डिवाइस एक पीएन जंक्शन है। और आपको पता होगा पीएन जंक्शन की एक बहुत अच्छी बात, जब आप पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस करते हो तो फॉरवर्ड बाइस में ये कंडक्ट करता है, इसमें करंट पास होता है। और जब आप इसको क्या करते हो बेटा जी, रिवर्स बाइस करते हो तो ये कंडक्ट नहीं करता, इसमें से करंट पास नहीं होता, ठीक है। और फॉरवर्ड बाइस तुम्हें पता होगा, अगर आप जो पीएन जंक्शन है उसका सिंबल बेटा जी इस तरह से होता है, ये पी साइड होती है, एन साइड होती है। अगर आप पी साइड को पॉजिटिव से जोड़ दो, एन को नेगेटिव से जोड़ दो, तो बेटा जी ये फॉरवर्ड बाइस कहलाता है। और अगर पी को नेगेटिव से जोड़ा है, एन को पॉजिटिव से जोड़ा है, ये रिवर्स बाइस कहलाएगा। आप कुछ ऐसा भी समझ सकते हो, अगर पी हायर पोटेंशियल से जुड़ा है, एन लोअर पोटेंशियल से जुड़ा है तो फॉरवर्ड बाइस है, और अगर उल्टा हो जाए तो रिवर्स बाइस है। इसी फिनोमिना का, इसी प्रिंसिपल का यूज किया जाता है बेटा जी रेक्टिफायर में। बहुत सारे क्वेश्चन साथ साथ करवा रहा हूँ। रेक्टिफायर में बस इसी फिनोमिना का यूज किया जाता है कि फॉरवर्ड में कंडक्ट करेगा, रिवर्स में नहीं करेगा। अच्छा रेक्टिफायर होता क्या भाई? कमेंट में जरूर बताएं रेक्टिफायर क्या होता है, आपने मुझे बताना है। तो इस प्रश्न का आंसर राइट आंसर हुआ डी। तो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। सारे क्वेश्चन आज सिंगल वीडियो में हो जाएंगे, चिंता ना करो। एक्सरे है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, रेडिएशन है, बिल्कुल ठीक है। उसकी वेवलेंथ किस ऑर्डर की होती है मैं बता चुका हूँ, एंगस्ट्रॉम, यानी 10⁻⁻10 मीटर। इसको बेटा जी एंगस्ट्रॉम भी कहा जाता है, तो एंगस्ट्रॉम की रेंज में होता है, बहुत बार पूछा गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फॉर्म ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। इनमें से कौन सी स्टोर्ड एनर्जी नहीं है? देखो आपको पता होगा न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बाइंड है आपस में, जब ये टूटेंगे तभी एनर्जी रिलीज होगी, जब तक नहीं टूट रहे तो एनर्जी अंदर है, तो ये स्टोर्ड है, मतलब ये आंसर नहीं आएगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोजीशन की वजह से आपने मान लीजिए एक स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग को दबा रखा है, जब तक पकड़ रखा है तो एनर्जी अंदर स्टोर है, जैसे ही छोड़ोगे तब वो बाहर निकलेगा ना, तो ये भी स्टोर होती है बेटा, इसका आंसर नहीं होगा। इलेक्ट्रिकल क्या होता है? चार्ज के मोशन को, चार्ज जब मूव कर रहा है उसके मोशन से करंट बनता है, तो यानी इसका मोशन होना जरूरी है, ये रुकी हुई नहीं, ये मूविंग की वजह से। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हुआ, यानी ये एक स्टोर एनर्जी नहीं है। केमिकल एनर्जी स्टोर होती है, क्योंकि आपको पता है फूड वगैरह होते हैं उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो आपस में बॉन्डेड होती हैं, बॉन्ड से जुड़ी होती हैं, जब तक बॉन्ड बना हुआ है एनर्जी स्टोर है, जब बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी रिलीज हो जाती है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर रहता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कहा इलेक्ट्रॉन एमिशन, मतलब किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन का निकलना फ्रॉम मेटेलिक सरफेस बाय एप्लीकेशन ऑफ लाइट, लाइट का यूज करके, ये क्या कहलाता है? तो देखो किसी भी मेटल सरफेस में इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सकता है कई तरीकों से। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जस्ट हमें उसको एनर्जी देनी पड़ती है, अलग अलग फॉर्म में देते हैं। और अगर आपने ये एनर्जी जो है बेटा फोटो यानी लाइट की फॉर्म में दी, लाइट को फोटो के नाम से भी जाना जाता है, लाइट के नाम से देते हैं, तो लाइट की फॉर्म में देते हैं तो उसको फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन या फोटो एमिशन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही है। थर्मोआयनिक एमिशन के लिए हीट देना जरूरी है, हाई फील्ड एमिशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, और ऑटो इलेक्ट्रॉनिक एमिशन मतलब इलेक्ट्रॉन को गिरा के ही इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, इसको सेकेंडरी एमिशन भी बोल देते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी था। रेडियो एक्टिविटी किससे मेजर की जाती है? तो बेटा जी रेडियो एक्टिव मेजर करने के लिए एक डिवाइस होता है जिसको गाइगर मूलर
गाइगर, शायद स्पेलिंग चेक कर लेना, मेरे ख्याल में तो ये होनी चाहिए। मूलर काउंटर, ये एक्चुअल में एक डिवाइस है, इसका नाम है गाइगर मूलर, यानी जिसको सिंपल जीएम काउंटर भी कहा जाता है। तो इस डिवाइस की हेल्प से हम रेडियो एक्टिविटी चेक करते हैं। रेडियो एक्टिविटी चेक करने का मतलब कि कोई चीज़ जब टूट रहा है, जिसका डिके हो रहा है, तो उससे अल्फा रेडिएशन या बीटा या गामा निकल रही है, वो कितनी निकल रही है, तो वो इस डिवाइस से यूज़ किया जाता है। इस एक्चुअल में ये डिवाइस एक चैम्बर ही होता है बेटा, इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स लगी होती हैं, बीच में गैस भरी होती है, ठीक है ना, एक गैस भरी होती है। जस्ट क्या किया जाता है, रेडिएक्टिव सब्सटेंस नीचे रख देते हैं, वो रेडिएशन एमिट करता है, तो बीच में जो गैस है वो आयनाइज हो जाती है, आयंस बनेगी तो पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग तरफ मूव करते हैं, बस उसी से ये कैलकुलेट कर लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हुआ। बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेव इज यूज फॉर डिटेक्टिंग फॉर्जरी इन करेंसी नोट्स, मतलब नकली नोट पहचानने के लिए किस वेव का यूज किया जाता है। बेटा जिसका आंसर है अल्ट्रावायलेट। आपको बताऊं, हर एक नोट के अंदर एक मेटलिक स्ट्रिप यूज होती है, बस उसी पे अल्ट्रावायलेट्स को गिरा के ये चेक किया जाता है। देखो कागज़ के नोट को बदला जा सकता है, लेकिन उसकी मेटलिक स्ट्रिप को नहीं बदला जा सकता, बस इसी सिस्टम का यूज़ किया जाता है। अब आप पूछेंगे सर इंफ्रारेड का यूज़ क्या किया जाता है। देखो IR, इंफ्रारेड की शॉर्ट फॉर्म है, IR का यूज़ किया जाता है बहुत ज़्यादा सेंसर्स में, रिमोट कंट्रोल्स में, रिमोट कंट्रोल्स के अंदर। उसके अलावा बेटा नाइट विजन कैमराज होते हैं ना, फोरकास्टिंग, वेदर को फोरकास्टिंग के लिए नाइट विजन कैमराज में शॉर्ट में लिखता हूँ, ठीक है ना, समझ आना। इनके अंदर इंफ्रारेड का ही यूज़ किया जाता है, जितने भी रिमोट कंट्रोल्स होते हैं सब में इसी का यूज़ किया जाता है। रेडियो वेव्स का यूज़ टोटली कम्युनिकेशन के अंदर यूज़ होता है। माइक्रोवेव का यूज़ होता है बेटा माइक्रोवेव ओवन के अंदर, माइक्रोवेव ओवन में यूज़ होता है। उसके अलावा मैं तुम्हें बताना चाहूँगा, इसका यूज़ होता है रडार सिस्टम में, कोई चीज़ मूव कर रही है उसकी स्पीड वगैरह बतानी हो, कितना फास्ट है कितना स्लो है ना। जो एरोप्लेन्स वगैरह होते हैं उनमें भी डिटेक्शन के लिए रडार सिस्टम का यूज़ किया जाता है। उसके अलावा माइक्रोवेव का जो यूज़ किया जाता है बेटा जी, वो LOS, लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन के लिए, सेटेलाइट में डायरेक्ट भेजना हो, सेटेलाइट से डायरेक्ट एंटीना पे रिसीव करना हो, वहाँ पर भी माइक्रोवेव का यूज़ किया जाता है। तो ये थे इसके यूजेस। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर ए था भाई, याद रखना। अगले क्वेश्चन पे बढ़े, कहा देखो, हु अमंग द फॉलोइंग बिल्ट अ मॉडल ऑफ स्टीम इंजन, इनमें से किसने स्टीम इंजन बनाया था 1698 में। अच्छा, उस स्टीम इंजन का नाम दिया था माइनर्स फ्रेंड, नाम दिया था, ठीक है ना। क्यों, ड्रेन माइंस, मतलब माइंस को खोदने के लिए स्टीम इंजन बनाया था उस टाइम पे। किसने किया था बेटा जी, ये किया था आपका थॉमस सेवरी ने ये काम किया था। किसने किया था, थॉमस सेवरी ने काम किया था। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अच्छा, मैं तुम्हें बताना चाहूँगा, इस माइनर्स फ्रेंड को फायर इंजन के नाम से भी जाना जाता था उस टाइम पे, फायर इंजन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एलईडी की फुल फॉर्म, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लाइट को एमिट करने वाला डायोड एलईडी कहलाता है, लाइट एमिटिंग डायोड, ऑप्शन नंबर ए। इसके सिंबल की बात करें तो बेटा जी एलईडी एक्चुअल में डायोड ही है, बस लाइट एमिट करता है, तो डायोड वाला सिंबल सर्कल बना दो, और लाइट एमिट कर रहा है तो 2-3 रेडिएशन बाहर निकाल दो, बेटा जी एलईडी का सिंबल होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पीछे वाला कर लिया 38, हाँ 38 तो हो गया भाई, 39। कहते हैं कंसीडर करो फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट एंड एक्सरे, मतलब तीनों के बारे में बता रहे। वेवलेंथ ऑफ विजिबल इज मोर, तो इसको देखो लिखने के लिए मुझे वो सारा सीक्वेंस लिखना पड़ेगा, कौन सा, राजू मामा इन वृंदावन यूज एक्सरे गोगल। इस तरफ जाएंगे तो वेवलेंथ डिक्रीज होगा, फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होगा और एनर्जी भी इंक्रीज होगा। आप चेक कर सकते हैं, देखो वेवलेंथ विजिबल लाइट की ज़्यादा है, वेवलेंथ इधर कम होती है, विजिबल की किससे बोल रहे हैं, एक्सरे से, एक्सरे से ज़्यादा है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है ना। द एनर्जी ऑफ एक्सरे फोटोन इज हायर, एनर्जी उधर जाने से बढ़ती है। क्या एक्सरे की एनर्जी यूवी से ज़्यादा है, बिल्कुल ठीक है यार, सही कह रहा है, एनर्जी जाने से तो बढ़ती है, दूसरी स्टेटमेंट भी ठीक है। एनर्जी ऑफ यूवी लाइट फोटोन कम होती है विजिबल से, यूवी की एनर्जी विजिबल से कम होती है, मुझे बताओ, विजिबल की कम है यूवी की ज़्यादा है, क्या मतलब एनर्जी ऑफ यूवी लाइट फोटोन, यूवी लाइट फोटोन कम होता है बेटा विजिबल लाइट फोटोन से, मतलब ये गलत बोल गया ना, यूवी की तो ज़्यादा होती है, तो मतलब सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड ही सही है, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ है, बी में। अरे ऑप्शन नंबर बी में ही तो सही है ना, तीसरी स्टेटमेंट गलत बोल गया, पहली दो तो ठीक बोल रहा था, तो ये ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है ना, तो इस क्वेश्चन का बी सही आंसर हुआ। अच्छा, एक्सरे की देखो फिर से आ गया ना, एक्सरे की वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम की रेंज में होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, बहुत बार आया ये वाला क्वेश्चन। अच्छा, बेसिक साइंटिफिक प्रिंसिपल बिहाइंड ए न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर किस पे बेस्ड काम होता है, तो बताओ। न्यूक्लियर एक्शन, न्यूक्लियर फ्यूजन पे नहीं, न्यूक्लियर फ्यूजन पे मैंने बताया था आपको क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन पे हाइड्रोजन बम होता है, अगर आपसे पूछ ले हाइड्रोजन बम, हालांकि अच्छे से बना नहीं पाए अच्छे से। कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूजन जुड़ना, देखो फ्यूजन कंट्रोल आज तक करवा ही नहीं पाए हम, ये नहीं होगा। अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूजन होता है टूटना, अनकंट्रोल टूटना ये होता है बेटा जी एटम बम के अंदर, एटॉमिक बम जो होता है ना, या एटम बम बोल दो, उसके अंदर ये किया जाता है, ये उसका प्रिंसिपल है। कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन, हाँ अगर हम फ्यूजन को कंट्रोल वे में करवाएं तो बिल्कुल ये ठीक है, हाँ ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही आंसर है, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर में इसका यूज़ किया जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है, एक डिवाइस है जिसका यूज़ किया जाता है एनर्जी बनाने के लिए कंस्ट्रक्टिव वे में।
अगला क्वेश्चन है, कहते हैं हु अमंग द फॉलोइंग एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। पता है तुम्हें फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? मेटल सरफेस पे लाइट गिराते हैं बेटा जी और उसमें से क्या बाहर निकलता है? इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। तो इसके बारे में बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग बताया, जैसे लिनार्ड हॉलविच ने एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है ना, प्लैंक क्वांटम थ्योरी भी इससे पहले दी गई थी, लेकिन इसके बारे में सक्सेसफुल इक्वेशन दी थी एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, जिन्होंने दी थी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, और इनके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या थी बेटा जी? देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी बेटा जी किसके बराबर होगी? वो काइनेटिक एनर्जी होगी जितनी एनर्जी ये फोटोन लेके आया h इंटू न्यू माइनस में इस मेटल का वर्क फंक्शन। कुछ इस तरह से थी, ज़्यादा डिटेल के लिए थ्योरी देख सकते हो भाई, ठीक है ना। जस्ट आप याद रखिए एल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला था इस इक्वेशन के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे बेस्ड थी। तो क्वेश्चन का सही आंसर हुआ बेटा जी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन करें, अगला क्वेश्चन का है, तो अगला क्वेश्चन देखिए 2020 में पूछा गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रेडिएशन जो है उनकी स्मॉलेस्ट वेवलेंथ है। भैया फिर से सीक्वेंस लिखना पड़ेगा। राजू मामा तो बहुत फेमस हो गए, राजू मामा इन वृंदावन यूज एक्सरे गॉगल्स, ठीक है भाई। स्मॉलेस्ट वेवलेंथ भैया इधर जाने पर वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज ही होता है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होता है, एनर्जी भी इंक्रीज होता है। सबसे स्मॉलेस्ट गामा रे की है, गामा रे ऑप्शन में नहीं है। उसके बाद एक्सरे की बारी है, तो यार एक्सरे ऑप्शन नंबर डी में है, तो इस क्वेश्चन का आंसर एक्सरे हुआ। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, 4 नंबर पक्का कर दिया। न्यूटन की डिस्कवरी किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी, आपको शायद पता होगा। सबसे लास्ट में डिस्कवर हुआ था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और इनमें से, क्योंकि यह न्यूट्रल पार्टिकल है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ए हुआ। अच्छा, रदरफोर्ड ने क्या किया था बेटा जी? रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, मैं बता दूं प्रोटॉन की नहीं की थी। जे थॉमसन ने बेटा जी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी, और आपको पता होगा जॉन डाल्टन ने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी दी थी। क्या दी थी? सबसे पहले एटम से रिलेटेड थ्योरी दी थी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ये चीज़ें बहुत बार पूछी जाती है, इवन लास्ट ईयर एग्जाम में भी आया था, तो इनको अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें 2020 का, एटॉमिक मास जो होता है एलिमेंट का वो किसके बराबर होता है, किसके नंबर के बराबर होता है? तो मैं बताना चाहूंगा एक्चुअल में एटॉमिक मास, एक्चुअल में तो एटम का मास होना चाहिए, बट एटॉमिक मास इन द सेंस ऑफ एटम में जो मेन मास कंस्टिट्यूट करते हैं, या मास नंबर से रिलेटेड टर्म है बेटा जी, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होते हैं। तो आपको पता होगा न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इन दोनों का जो सम होता है वही मास कंस्टिट्यूट करता है। तो इट इज, देखो इसने पूछा सम ऑफ नंबर ऑफ, किसके नंबर्स का सम है? तो बेटा जी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का 45 का सही आंसर होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहा गया, देखिए लाइट है यूनिफॉर्म इंटेंसिटी की, एक यूनिफॉर्म इंटेंसिटी की लाइट है, इम्पेंजेस मतलब परपेंडिकुलर गिरती है किसी टोटली रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे। एक मान लीजिए इस तरह से सरफेस है टोटल रिफ्लेक्ट करने वाला लाइट को, और इसके ऊपर क्या करता है बेटा जी, एक लाइट गिरती है इस तरह से परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री के एंगल पे। फिर आपसे पूछता है कि वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, और कहते हैं अगर सरफेस एरिया को हम आधा कर दें, हाफ कर दें, सरफेस एरिया को मान लीजिए ए लिखता हूँ, उसको हाफ कर दें, तो रेडिएशन फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? सबसे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा, इंटेंसिटी जो होती है लाइट की वो एक्चुअल में होती क्या? इंटेंसिटी होती है जो लाइट है वो कितनी एनर्जी लेके आ रहा है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। अब एनर्जी को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा जी? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिख सकता हूँ मैं, थोड़ा सा इजी करने के लिए। इंटू, देखो नीचे एरिया इंटू टाइम है, और फोर्स बाय एरिया आपको पता है बेटा जी, है ना, ये प्रेशर है, फोर्स इंटू एरिया प्रेशर है, मैं इसको एज इट इज रख देता हूँ, ठीक है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम ये वेलोसिटी हुआ, है ना, और आपको पता है यूनिफॉर्म इंटेंसिटी का, यानी ये तो कांस्टेंट है, इधर से टाइम भी कांस्टेंट है, तो यानी एफ बाय ए जो है इसका जो प्रोडक्ट हुआ, सॉरी इसका डिवीजन भी कांस्टेंट हुआ। इसका मतलब एफ और ए आपस में क्या हुए? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुए। और इस क्वेश्चन में कहा एरिया को हमने क्या कर दिया बेटा जी? हाफ कर रखा है, तो यार आपका जो फोर्स है बेटा जी वो भी क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, और ये इसी पिछले मतलब 2021 के अंदर जो आपका एग्जाम हुआ था उसी की है। कहता है विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कुड नॉट बी ड्राइव्ड। देखो इनमें से कौन सा कंक्लूजन रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से नहीं निकाला गया था? कहते हैं मोस्ट ऑफ द स्पेस एटम में एम्प्टी होता है, ये तो निकाला गया था। रेडियस ऑफ द एटम जो होती है वो 10 की पावर 5 गुना होती है न्यूक्लियस से, चलो माइंड में रखते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करते हैं फिक्स ऑर्बिट के। यहाँ गड़बड़ कर गया यार, ये बात तो बोहर अंकल ने कहा था। स्टेशनरी ऑर्बिट का कंसेप्ट तो रदरफोर्ड बता ही नहीं पाया। रदरफोर्ड का तो फेलियर ही यही है कि वो न्यूक्लियस की जो एलिमेंट एटम की स्टेबिलिटी नहीं बता पाया कि क्यों इलेक्ट्रॉन घूमता घूमता न्यूक्लियस से टकरा जाएगा। ये तो बाद में बोहर ने बताया कि यार इलेक्ट्रॉन तो एक स्टेशनरी ऑर्बिट में घूमता है जिसकी एनर्जी फिक्स होती है, और उसका जो एंगुलर मोमेंटम है MVR वो NH2π होता है, वेयर n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। भी हम कौन से ऑर्बिट में है? तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर सी है बेटा जी इस क्वेश्चन का सही हुआ, यानी सी जो है सी वाला पॉइंट है, ये रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन नहीं किया था, ये बोहर ने किया था इसके बाद वाले मॉडल में। अब फिर मैचिंग वाला क्वेश्चन आ गया डिस्कवरी पे बेस्ड पे, मैं थोड़ी देर पहले बताया। तो 3 दे रखे, लेकिन कहा सही कौन सा मैच कर रहा है? तो जेम्स चैडविक ने न्यूटन की डिस्कवरी की थी, ये इसके साथ मैच करना चाहिए। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताया था, और मैरी क्यूरी ने रेडियम की डिस्कवरी की थी। तो मैच सिर्फ थर्ड कर रहा है, तो थर्ड ओनली आपका ऑप्शन नंबर डी है, तो इस क्वेश्चन का ये सही आंसर है, ठीक है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, एलईडी जो है एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, ठीक है, इसका आपको फुल फॉर्म बताना है। यार अभी अभी किया था, लाइट एमिटिंग डिवाइस नहीं है, ये डायोड है। एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड है, ये एक एक्चुअल में पीएन जंक्शन डायोड है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही हुआ। देख लो कितने क्वेश्चन आए हैं 2021 में। अब तक आपने 2021 के देखिए हमने भाई, हाँ ये एक क्वेश्चन हो गया, ये दूसरा क्वेश्चन और ये तीसरा किया था। अभी 3 क्वेश्चन किए थे जो कि हमारे अभी पिछले साल के पेपर में है। तो देखो 3 क्वेश्चन तक अगर आ जाएं तो यार बहुत शानदार बात है ये तो। अब देखो अगला, अब पेज देख के बड़ी हैरानी होगी, कहते हैं कुछ कुछ केमिस्ट्री से भी होता है। क्या होता है भाई? प्यार होता है, कुछ भी होता है। तो केमिस्ट्री के भी हम कुछ क्वेश्चंस को ले डूबेंगे यार, क्योंकि हमने मॉडर्न फिजिक्स में एटम के बारे में पढ़ा है और हमने न्यूक्लियस के बारे में भी पढ़ा है सर। मैंने आपको सबको आइसोटोप, आइसोबार, ये सब चीज़ें बता दी है। तो अब इससे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे बुक्स इनको केमिस्ट्री के पोर्शन में दिखाते हैं, लेकिन हम फिजिक्स वाले ले डूबेंगे 2-3 केमिस्ट्री के क्वेश्चन। तो बस उन्हीं क्वेश्चंस को करेंगे। अब देखो कौन कौन से आए हैं और आसानी से कर पाओगे मेरी, अगर तुमने मॉडर्न फिजिक्स की वीडियोस देखी हैं। कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। द फोर्स बाइंडिंग द न्यूक्लियस इनसाइड द न्यूक्लियस, मैंने न्यूक्लियर फोर्स पढ़ा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को बाइंड करके रखता है और ये भेदभाव नहीं करता, किसी पे चार्ज हो या ना हो इसको कोई मतलब नहीं है, ये चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स है। तो बेटा जी आपका ऑप्शन नंबर डी देख लो, चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स। पहले में तो बोल रहा है चार्ज डिपेंड करता है, ये तो गलत बोल गया। स्ट्रॉन्ग है ठीक है, लेकिन रिपल्सिव नहीं है बेटा जी, ये अट्रैक्टिव है, तो फिर से ये गलत हो गया। सेंट्रल फोर्स होता नहीं, मैंने प्रॉपर्टीज बताई हुई हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, कहा एटॉमिक वेट जो है ना, एटम का वेट, उसको एक्सप्रेस करते हैं एटॉमिक मास यूनिट में। मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, बहुत बार बताया कि हमने क्या किया, रेफरेंस के लिए कार्बन 612 ले रखा है, ऑप्शन नंबर बी वाला भाई, ऑप्शन नंबर बी वाला, कि अगर क्या करें हम 1/12 से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब 1/12 से मल्टीप्लाई कर दें किसको, मास ऑफ वन एटम ऑफ C612, मतलब कार्बन 612 वाला है ना, इसके एक एटम के मास को 1/12 से गुना कर दो, ये 1 AMU होता है, और ये लगभग 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻27 किलोग्राम के बराबर होता है। ठीक है, तो रेफरेंस के लिए कार्बन को लिया जाता है, इसलिए क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी है। बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ कहा गया, देखो विच ऑफ द स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू आइसोटोप्स एंड आइसोबार आर करेक्ट। आइसोटोप और आइसोबार के बारे में बतानी है। देखो आइसोटोप का सेम मास नंबर होता है, अरे याद हो अगर तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया कि आइसोटोप के अंदर बेटा जी एटॉमिक नंबर जो होता है ना, एटॉमिक नंबर होता है वो होता है सेम, लेकिन जो मास नंबर होता है, बेटा जी वो डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, और आइसोबार्स में ये उल्टा हो जाता है, आइसोबार के अंदर एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट हो जाता है और जो मास नंबर है बेटा जी वो क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। तो यहाँ पर देखो कहते हैं कि आइसोटोप में मास नंबर सेम है, तो गलत बोल रहा है, और आइसोबार में एटॉमिक नंबर सेम, दोनों ही गलत बोल रहा है यार। ऑप्शन नंबर डी आएगा, नाइदर 1 नाइदर 2, ऑप्शन नंबर डी। कभी कभी ऐसे आंसर भी आ जाते हैं, मतलब ये नहीं कि सभी स्टेटमेंट ही सही हो। चलो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बहुत आसान है निकालने, देखो आपको दे रखा है एक एलिमेंट एल्यूमिनियम है, 13 एटॉमिक नंबर है, 27 इसका मास नंबर है, इसको ए से लिखते बेटा जी, इसको जेड से लिखते हैं। और मैंने बताया हुआ है कि नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन्स है निकालने बहुत ही आसान होते हैं। कैसे, आप जस्ट क्या कीजिए, ए में से जेड को माइनस कर दिए, 27 में 13 को माइनस कर दो, बहुत ही आसानी से आंसर आ जाएगा आपके पास। कितना है बेटा जी, 14 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का। ले डूबे भाई, तेरे को भी ले डूबे। अच्छा आपको बताऊं, प्रोटॉन पूछ लेता क्वेश्चन में, तो प्रोटॉन क्या होता है, ये जो एटॉमिक नंबर है यही प्रोटॉन का नंबर होता है, और अगर ये एटम जो है इसने इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं किया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इसी के बराबर होते हैं, किसके, जेड के। और न्यूटन तो तुम्हें पता ही है, ए माइनस जेड से निकल आते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन में कहा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है बाउंड है न्यूक्लियस में, यार बिल्कुल, किसकी वजह से, शॉर्ट रेंज वाला कोई फोर्स है लेकिन वीक फोर्स है, नहीं गलत बोल दिया, शॉर्ट रेंज वाला लेकिन स्ट्रॉन्ग है, अरे बिल्कुल ठीक कहा, बी सही है। लॉन्ग रेंज है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन है, लॉन्ग रेंज तो होता नहीं यार, लॉन्ग रेंज वाले दोनों ही गलत है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही हुआ। बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट करेक्टली डिटरमाइंस द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। एटॉमिक नंबर कौन मेन बताता है, तो मैं आपको बताना चाहूँ, देखो कोई एटम जो है, एटम उसका एटॉमिक नंबर होता है बेटा जी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताते हैं। हालांकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी पता लग जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन हो सकते हैं, कोई एलिमेंट का एटम इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन कर सकता है, तो एक्जैक्टली नंबर ऑफ प्रोटॉन से ही पता लगता है बेटा जी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए नंबर ऑफ प्रोटॉन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ये एटॉमिक नंबर बताने के लिए, लेकिन अगर क्वेश्चन में बोलता कि मास नंबर किससे पता लगता है, तो आपका आंसर आ जाता नंबर ऑफ न्यूक्लियन से।
मास नंबर को कौन बताने में हेल्प करता है? तो मास नंबर में हेल्प करता है बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, यानी जिसको अपन न्यूक्लियॉन्स बोल देते हैं। ठीक है ना, ये समझते जाना, साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं आपके काम की है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन नेगेटिवली चार्ज एटम, ध्यान से सुनना, कोई एक एटम है बेटा जी, उस पर नेगेटिव चार्ज है। अब नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? यानी उसने क्या कर रखा है? गेन कर रखा है इलेक्ट्रॉन का, है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए सोडियम है, तो हम 1123 इसका एग्जाम्पल लेके चलते हैं। अब मान लीजिए मैंने कहा सोडियम नहीं, ये तो नेगेटिव चार्ज हो ही नहीं, मैंने थोड़ा सा रिवर्स किया भाई, हम क्लोरीन को लेके चलते हैं ना, नेगेटिव चार्ज बोला ना, तो क्लोरीन बेटा 1735 है, तो मुझे पता है इसके पास प्रोटॉन 17 है, इलेक्ट्रॉन भी 17 है, और बेटा जी न्यूट्रॉन है ना वो इसके पास 18 है। अब मैंने कहा इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, Cl नेगेटिव है, तो प्रोटॉन तो अभी भी 17 ही रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक बढ़ गया, 18 हो गए, न्यूटन वो भी उतने ही 18 ही है। तो चेंज सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में आता है। अब ऑप्शंस को देखें, मोर कहते हैं, मोर देन क्या बोला, मोर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बारे में बात करें ना, प्रोटॉन है वो एटॉमिक नंबर से ज़्यादा होगा बेटा, एटॉमिक नंबर 17 है ना, तो एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के बराबर ही रहता है, ये कम ज़्यादा तो होते नहीं। लेस देन द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक नंबर से कम भी नहीं होंगे प्रोटॉन। मोर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होंगे, भाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 18 हो चुके हैं, प्रोटॉन 17 है। लेस देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम, बिल्कुल ठीक कहा ऑप्शन नंबर डी में, कि जब एक एलिमेंट नेगेटिव चार्ज आयन होता है तब उसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाता है, तो ऑटोमेटिक प्रोटॉन का नंबर कम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, कहता है इनमें से आपने करेक्ट बताना है कि क्या खास बात है। देखिए चारों चीज़ों को अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर, आपको चार जो ऑप्शन दे रखे हैं बेटा जी, सबसे पहले नियोन दे रखा है, फिर सोडियम आपको Na पॉजिटिव दे रखा है, फ्लोरीन नेगेटिव दे रखा है, और मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव दे रखा है। देखो पॉजिटिव नेगेटिव देना जब भी, तो समझ लेना कि चक्कर इलेक्ट्रॉन के साथ कुछ है। अब नियोन आपको पता होगा, नियोन 10 नंबर पे है, न्यूट्रल दे रखा है, इस पे तो कोई चार्ज नहीं दे रखा, तो प्रोटॉन बेटा 10 ही हुए। सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन एक लॉस कर रखा है ना, पॉजिटिव है, तो 11 में से एक लॉस करने की वजह से बेटा जी इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है। जो आपका ये सॉरी मैंने आयरन लिख दिया था, ये फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन 9 होते हैं, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन नेगेटिव चार्ज है तो ये गेन कर रखा है बेटा जी, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन हुए। और मैग्नीशियम के पास 12 होते हैं, लेकिन 2 पॉजिटिव है, यानी 2 लॉस कर रखे हैं, तो बेटा जी कितने हुए, इसके पास भी 10 हुए। सबकी खास बात क्या है, आपको क्या पता लगा, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है सबके पास। और आपको बता दूं, जिनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनको आइसो मतलब सेम इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो आपको ऑप्शन जरा ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर सी आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाला, तो बहुत आसान प्रश्न था, आई थिंक सो समझ आ गया होगा, ऑप्शन नंबर डी सही था। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो कहा विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच, सही कौन सा है। आइसोटोप के बारे में थोड़ी देर पहले बताया, सेम एटॉमिक नंबर बिल्कुल ठीक है, डिफरेंट एटॉमिक मास ये भी ठीक है, तो मतलब पहली स्टेटमेंट सही है। आइसोबार के बारे में, एटम विद सेम नंबर, एटॉमिक नंबर सेम है, एटम विद द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का सेम नंबर है लेकिन डिफरेंट एटॉमिक नंबर। देखिए एटॉमिक नंबर डिफरेंट है लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम नहीं होते इसके अंदर, तो आइसोबार वाली स्टेटमेंट गलत बोल गया। आइसोटोन क्या होते हैं, एटम विद सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, नहीं ये भी गलत बोल रहा है क्योंकि आइसोटोन के अंदर सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो ये यहाँ पर 58 में गलत बोल गया। तो यानी सिर्फ और सिर्फ आपकी पहली स्टेटमेंट ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब जिस बच्चे ने आइसोटोन आइसोबार ये नहीं पढ़े, तो मेरी आप थ्योरी की क्लास देख सकते हो, मैंने सभी कुछ बता रखा है, बहुत सारी चीज़ें बताई हुई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, जो देखो एग्जाम में आती हैं। बहुत सारे बच्चे मैंने जब करवाए बोलते सर बहुत ज़्यादा बता दिया, लेकिन देखो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो तुमने उसको बगैर पढ़े किया हो, तो मतलब उसको पढ़ के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर क्वेश्चन कहा एक न्यूक्लियस है सिंगली आयनाइज्ड, मतलब उस पर एक वो एक आयन है, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस कर रखा है, कार्बन एटम का है ना। द न्यूक्लियस ऑफ ए सिंगली आयनाइज्ड कार्बन एटम, उसमें क्या होगा, देखो आयंस बनने का एकमात्र लॉजिक क्या होता है तुम मुझे बताओ। आयन बनने का एकमात्र लॉजिक होता है इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान, मतलब या तो इलेक्ट्रॉन कम है या ज़्यादा है, तो क्या उससे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं। अब कार्बन है 612 ही जनरली लेते हैं, तो प्रोटॉन इसके पास 6 हैं, नॉर्मली इलेक्ट्रॉन भी 6 होते हैं, तो न्यूट्रॉन भी 6 होते हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा आयन में क्या हो जाएगा, प्रोटॉन तो 6 ही रहेंगे, इलेक्ट्रॉन या तो 6 से 7 हो गए या 6 से 5 हो गए, यही तो हो सकता है, और न्यूट्रॉन तो उतने ही रहेंगे बेटा जी, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर तो उतना ही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, बिल्कुल ठीक कहा। 5 प्रोटॉन नहीं, प्रोटॉन कम हो ही नहीं सकते, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, नहीं 6 नहीं होंगे भाई, क्योंकि लॉस या गेन तो करेगा ही करेगा। और ऑप्शन नंबर डी 12 प्रोटॉन, ये भी गलत बोल रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हुआ, मैंने आपको समझा दिया है इसका लॉजिक क्या है।
विच वन अमंग द फॉलोइंग ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम एमिट रेडिएशन ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, इनमें से किस ट्रांजिशन में वेवलेंथ सबसे शॉर्ट होगी। बहुत बार बता चुका हूँ, एक इनडायरेक्ट लॉजिक भी बताया था, अगर वेवलेंथ सबसे कम चाहिए तो फ्रिक्वेंसी यानी सबसे ज़्यादा चाहिए, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा चाहिए बेटा जी ट्रांजिशन का, यानी एनर्जी उस सिचुएशन में सबसे ज़्यादा होना चाहिए। और आपको मैंने एनर्जी का एक फॉर्मूला बताया था कि किसी भी ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है हाइड्रोजन के लिए वो माइनस का 13.6 डिवाइड बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इस फॉर्मूले से किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी निकाली जा सकती है। अब हम इस फॉर्मूले का यूज करते, देखो 1 पुट करेंगे तो पहले ऑर्बिट की, 2 करेंगे सेकंड की, 3 पुट करेंगे थर्ड की। मैंने एक क्वेश्चन में पहले भी करवाया है तुम्हें ये बात। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन में बोला कि किस केस पे वेवलेंथ कम से कम होगी, शॉर्ट मतलब सबसे कम होगी। तो वेवलेंथ शॉर्ट तब होगी जब एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। तो क्या करो, जैसे पहला ऑप्शन देखो n2 से n1 है, तो क्या कीजिए इस फॉर्मूले में एक बार 2 पुट करो, एक बार 1 पुट करो, तो आप उसका डिफरेंस निकालो। सेकंड ऑप्शन में n3 से 2 है ना, तो आप e3 में से e2 माइनस कर दो। थर्ड ऑप्शन में क्या था, 4 से 3 है, तो आप E4 में से E3 माइनस कर दो। और फोर्थ ऑप्शन में देखो 5 से 4 ऑर्बिट में जा रहा है, तो E5 माइनस में क्या कर दो, E4 कर दो। अब इनमें सबसे ज़्यादा एनर्जी चेक करो किस में है, आपको पता लगेगा वो इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी है। अगर बेटा जी पहले ऑप्शन में सबसे ज़्यादा एनर्जी है तो वेवलेंथ सबसे कम इसी में होगी। दैट्स वाई आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आप चेक कर सकते हो भाई इस फॉर्मूले का यूज़ करके, ठीक है। आप याद कर सकते हो, देखो 1 पुट करने पर पहले ऑर्बिट के अंदर तो आती है माइनस की 13.6, 2 पुट करते हो तो 3.54 क्या आ जाती है, 3 पुट करते हो तो आपके पास 1.5 आ जाती है, 4 पुट करते हो तो 0.8 आ जाती है। ऐसे याद भी कर सकते हो तुम्हें अगर याद करना है तो, बट ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा रहा हूँ। हाँ अगला क्वेश्चन देखिए यार, एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन फटाक से कर देंगे मॉडर्न फिजिक्स के। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट के बारे में कौन सी सबसे सही स्टेटमेंट है। एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट जो है बेटा जी वो सम होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है हजम हो गया, न्यूट्रॉन, बिल्कुल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, एटम का वेट बोल रहे हैं यार, वेट बोल रहे हैं, तो एटम में तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अलावा इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, मतलब पहला सही नहीं है। अनलाइक मास नंबर के अलावा एटॉमिक वेट एलिमेंट का जो है वो फ्रैक्शन में हो सकता है। बिल्कुल ठीक है यार, एटॉमिक वेट फ्रैक्शन में हो सकता है, क्योंकि एवरेज एटॉमिक मास का भी तो कंसेप्ट होता है, आपको पता है 2 या से ज़्यादा। एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट इज अ होल नंबर, ये जरूरी नहीं है कि होल नंबर में हो। तो एटॉमिक वेट ऑफ ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इज सेम, किसी एलिमेंट के सभी एटम का एटॉमिक वेट सेम हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए हाइड्रोजन ही ले लो, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, तो इसके तो ये 3 आइसोटोप होते हैं। अब अगर आप तीनों आइसोटोप का देखो, इसका वेट 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, सबका वेट अलग अलग है, मतलब तीसरी स्टेटमेंट भी गलत हुई। तो 61 का जो राइट आंसर हुआ बेटा आपके वो सिर्फ और सिर्फ बी स्टेटमेंट वाला हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखो भाई, मैच करना है, बहुत आसान है, मैच ही तो करना है। साइंटिस्ट की लिस्ट दे रखी है, देखो गोल्डस्टीन ने क्या किया था, चैडविक ने, गोल्डस्टीन ने बेटा जी प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, प्रोटॉन की डिस्कवरी तो सर रदरफोर्ड ने की थी। फिर क्लियर कट बता दूं, रदरफोर्ड के नाम क्रेडिट जाता है न्यूक्लियस की डिस्कवरी का। ई गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की डिस्कवरी की, बहुत जगह आई थिंक सो गलत भी बता दिया जाता है, लेकिन इसको बेटा जी सही कर लीजिए। गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी, रदरफोर्ड ने नहीं की थी। चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी, बिल्कुल ठीक है। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की थी, बिल्कुल ठीक है। और जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी। तो मैचिंग कुछ इस तरह से, अगर ऑप्शंस को देखो कौन सा ऑप्शन किसके साथ मैच कर रहा है, सबसे पहले मैं देखो यार ए वाला जो है ना वो 2 के साथ मैच कर रहा है, तो ऑप्शन पहले 2 में से है, मतलब ना तो सी आएगा ना डी आएगा, है ना। फिर देखो बी वाला 2 के साथ मैच कर रहा है, बी वाला किसके साथ कर रहा है, 3 के साथ, तो ऑप्शन नंबर ए में ही सब कुछ दिख रहा है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट होता है। लाइक करते रहना यार, वीडियो को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों को, ठीक है ना। आपको आगे भी इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। अब इस वीडियो के बाद मैं आपको बता दूं, हम जो ग्रेविटेशन वाला टॉपिक है उसको कंटिन्यू करेंगे आगे वाली वीडियोस में, ठीक है। वो मैकेनिक्स का पोर्शन है। तो रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना किसने डिस्कवर किया था, तो कंफ्यूज हो जाते हैं, देखो मैरी क्यूरी, पीरी क्यूरी नाम और बैकवर्ल तीनों नाम से, तो बता दूं हेनरी बैकवर्ल ने डिस्कवरी की थी रेडियो एक्टिविटी की, ठीक है। मैरी क्यूरी जो थी इन्होंने रेडियम की डिस्कवरी की थी, और पीरी क्यूरी इनके हस्बैंड थे, ठीक है। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर सी है, अच्छे से दिमाग में बिठा लेना। 64 नंबर क्वेश्चन असर्शन रीजन वाला है। असर्शन में कहा एटॉमिक वेट जो है ना मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स के वो होल नंबर नहीं होते, बिल्कुल ठीक है, होल नंबर पूरा नंबर नहीं होते, फ्रैक्शन में हो सकते हैं। एटम्स ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट कंटेन मिक्सचर ऑफ आइसोटोप हैविंग डिफरेंट एटॉमिक वेट। एटम ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट कहता है ज़्यादातर एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो मिक्सचर होते हैं एक्चुअल में, किसके, आइसोटोप के, जिनका एटॉमिक वेट अलग अलग होता है। ये बिल्कुल सही बात तो बोल रहा है 64 के अंदर कि भैया पहली बात फ्रैक्शन में नहीं होता। जैसे एग्जांपल बताता हूँ, देखो क्लोरीन है,
1735 का एक आइसोटोप होता है, 1737 का भी होता है। नेचर में ये लगभग 75% मिलता है और ये मिलता है 25%, मतलब रेशो वाइज बोलो तो 3:1 में मिलता है। अब अगर देखो तो इसका जब एवरेज एटॉमिक मास निकाला जाता है बेटा वो 35.5 आता है, तो मतलब फ्रैक्शन में आ गया, होल नंबर नहीं है। पहली स्टेटमेंट ठीक है। रीजन क्या है? क्योंकि इसके आइसोटोप मिलते हैं, तो आइसोटोप देख लो मिल रहे हो, तो दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है, पहले का दूसरा रीजन भी है। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट होता है। ठीक है, इस तरह से हमने 64 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब कहते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताने हैं O2 नेगेटिव आयन में। अब ऑक्सीजन आपको पता होगा यार, एटॉमिक नंबर 8 होता है इसका, तो शेल वाइज दिखाओ तो पहले शेल में 2 होते हैं, दूसरे में 6 होते हैं, लेकिन इसने कहा O2 नेगेटिव है, यानी इसने क्या कर रखा है? गेन कर रखा है बेटा जी, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन कर रखे हैं। तो आउटर मोस्ट शेल ही तो वैलेंसी बताता है, तो उसमें 6 पहले थे, 2 गेन कर रखे हैं, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हुए इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर वाली शेल के, है ना, पहली वाली शेल के मत गिनना। तो 8 आपका ऑप्शन नंबर सी में है, इस क्वेश्चन का सही आंसर होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन? क्लोरीन भैया 17 नंबर पे आता है, 35 एटॉमिक नंबर है, 37 वाला भी होता है, 35.5 इसका एवरेज एटॉमिक होता है ना, तो इसकी 17 नंबर पे, तो आपको पता होगा 287 इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है, क्योंकि लास्ट में एक इसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, तो 287 ऑप्शन नंबर बी में है। इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाता है। देखो एक दो केमिस्ट्री की भी मार ही डालेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट आइसो इलेक्ट्रिक आयंस? आइसो इलेक्ट्रिक समझ रहे होगे ना, आइसोइलेक्ट्रिक मतलब जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो बेटा जी, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। तो भैया ढूंढ सकते हो कौन सा है। देखो इसको देखो, लास्ट ऑप्शन है, मैं डायरेक्ट ही बता देता हूँ। कैल्शियम होता है बेटा जी 20, इसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 20, लेकिन 2 पॉजिटिव बोल दिया, तो मतलब 20 में से 2 कम कर दो, 18 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। अच्छा, सल्फर जो होता है बेटा जी, वैसे सल्फर के पास होते हैं इलेक्ट्रॉन 16, लेकिन सल्फर 2 नेगेटिव है, मतलब 2 गेन कर रखे हैं इसने, तो ये हो गए 18, बराबर है ना इनके अंदर, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही हुआ। बाकी में चेक करें ना, अलग अलग ही मिलेंगे पक्का। मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम कैन बी फाउंड, एटम का ज्यादातर मास कहाँ होता है यार? न्यूक्लियस के अंदर ही तो होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होता है। देखो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। मास नंबर ऑफ एक एटम है वो कैसे पता लगाया जाता है? मास नंबर है, ध्यान रखना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को जोड़कर नहीं, मास नंबर न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को काउंट करके, कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। एडिंग नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स नहीं, इलेक्ट्रॉन को काउंट ही नहीं करना। प्रोटॉन अकेले नहीं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कि प्रोटॉन्स कितने हैं और न्यूट्रॉन्स कितने हैं, इन दोनों के टोटल नंबर को ही मास नंबर कहा जाता है, और इनको बेटा जी न्यूक्लियन भी कहा जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को इंडिविजुअली। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि मास नंबर नंबर ऑफ न्यूक्लियंस भी होता है, मास नंबर को बेटा जी कई बार नंबर ऑफ न्यूक्लियंस भी बोल दिया जाता है। ठीक है जी। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच वन अमंग फॉलोइंग कंटेन द मोस्ट न्यूटन? इनमें सबसे ज्यादा न्यूटन्स कैसे होते हैं? न्यूटन किसके हैं? अरे न्यूटन तो बहुत आसान है, ए में से जेड माइनस करना है, जो ऊपर दिख रहा है इसमें से नीचे वाला माइनस कर दो। देखो 59 में से 26 माइनस कर दो, तो 59 माइनस ये आ जाएगा 33 शायद, है ना। और इसको 61 में से 29 माइनस करो, इसमें से माइनस क्या, आई थिंक तो 32 आएगा। 61 में से 31 गए तो 31 आया इसमें, और 60 में से 30 के 30, मतलब सबसे ज़्यादा किस में आ रहे हैं? पहले ऑप्शन में आ रहे हैं ना, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। देखो कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन एनडी में आते हैं। देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? सही बताना है ना। रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। अरे झूठ बोल रहे, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी इसने थोड़ी की थी, वो तो आपको पता होगा जे थॉमसन ने की थी, उससे पहले कैथोड रे एक्सपेरिमेंट हुआ था। जे थॉमसन ने सजेस्ट किया था न्यूक्लियस ऑफ एटम, उसमें प्रोटॉन होते हैं। अरे जे थॉमसन ने कुछ बताया ही नहीं था न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में तो रदरफोर्ड ने बताया था, फिर से गलत हुआ। एटॉमिक नंबर एक एलिमेंट का है, एटॉमिक नंबर एलिमेंट का क्या होता है? सेम एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम। बिल्कुल ठीक कहा, एटॉमिक नंबर जो होता है बेटा जेड, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है, बिल्कुल ठीक कहा। मास नंबर ऑफ एटम जो है वो बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल, ये गलत बोल गया, तो सही हमें मिल ही गया था यार, ऑप्शन नंबर सी, तो सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72, एक एटम है कार्बन का, 6 प्रोटॉन है भैया उसके पास, मतलब एटॉमिक नंबर 6 हो गया ना, मास नंबर 12 है, कितने न्यूट्रॉन है? अरे मास में से ये माइनस कर दो ना तुम, ये आपको पता है मास नंबर ए होता है और प्रोटॉन का नंबर जेड होता है, तो ए में से जेड माइनस करना है आपने। तो भैया 12 में से 6 माइनस करोगे तो 6 ही तो बचेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी धमाक से लगा दो यार। मज़ा आ गया होगा सेशन को देख के, बहुत सारे मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चन तो ऐसे चुटकियों में सोल्व कर दिए होंगे। अब रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट किया था, बिल्कुल ठीक है। किसकी डिस्कवरी कर दी थी उसने? तो रदरफोर्ड ने बेटा जी उस एक्सपेरिमेंट से न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, मैं बता दूं ऑप्शन नंबर सी। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, प्रोटॉन की डिस्कवरी, बट प्रोटॉन की डिस्कवरी नहीं है, मैं पहले ही तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, प्रोटॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है ई गोल्डस्टीन को, भाई ई गोल्डस्टीन, और इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन को। सी इसका करेक्ट आंसर था।
वैलेंसी ऑफ एलिमेंट जो है ना वो किस पे डिपेंड करती है? वैलेंसी होती क्या है? देखो किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, बिल्कुल वही वैलेंसी को बताते हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम, बिल्कुल डी ऑप्शन आपको दिख ही रहा होगा, है ना। कंबाइनिंग कैपेसिटी भी कहा जाता है वैलेंसी को। आयनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट में कितनी है? अब आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? किसी भी इलेक्ट्रॉन को देखो, जैसे ये न्यूक्लियस है, इसमें इसके बाहर ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो उसको ऑर्बिट से बाहर निकालना है ताकि एटम आयन बन जाए। हर इलेक्ट्रॉन को निकालने से तो आयन बनता है, तो कितनी एनर्जी चाहिए आयन बनाने के लिए? हमें उतनी एनर्जी चाहिए जिससे वो बाइंड है। तो बाइंड एनर्जी निकालनी है तो आपको पता है, आपको एनर्जी का फॉर्मूला माइनस का 13.6 डिवाइड बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप इस फॉर्मूले से किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी निकाल सकते हो। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में है, ग्राउंड स्टेट में है, तो E1 है यानी, तो यानी यहाँ पर 1 पुट कर दो तो ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। इतनी नेगेटिव एनर्जी से वो बाइंड है अपने ऑर्बिट में, और अगर तुम चाहते हो उसको फ्री करना, अगर तुम उसको आयन बनाना चाहते हो, तो मैं इसके इक्विवेलेंट पॉजिटिव 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी पड़ेगी। इतनी एनर्जी देने से इलेक्ट्रॉन फ्री होकर बाहर निकल जाएगा और पीछे क्या बन जाएगा? आयन। तो सही आंसर आप देख ही पा रहे हो, ऑप्शन नंबर बी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ध्यान रखना, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं है, ना ही जूल है, ठीक है ना। ये सभी एनर्जी के यूनिट्स होते हैं, आपको बता दूं। मैं थोड़ा सा बता भी देता हूँ बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁹ जूल होते हैं, और 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर बेटा जी 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻13 जूल होते हैं, ठीक है। ये भी याद रख लेना, काम की चीज़ है। चलिए जी, लास्ट 1-2 क्वेश्चन रह गए। स्पीसीज दैट हैज सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किसके जितने? क्लोरीन की जितने। देखो क्लोरीन दे रखा है बेटा जी, प्रोटॉन इसमें 17 होंगे, नीचे वाला प्रोटॉन ही तो बताता है, इतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे 17। अच्छा, इसमें प्रोटॉन निकालने हैं तो देखो 35 में से 17, न्यूट्रॉन निकालने हैं तो 35 में से 17 के 18, लेकिन हमें तो इलेक्ट्रॉन का पूछा ना, 17 किस में है इलेक्ट्रॉन? देखो सल्फर कोई आयन नहीं है तो 16 ही काउंट होंगे इलेक्ट्रॉन इसके। देखो सल्फर 16 है लेकिन एक प्लस का है, तो यानी एक लॉस कर दी, तो बेचारे के पास 15 ही इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। आर्गन 18 है लेकिन एक प्लस का है, तो मतलब इसने एक लॉस कर रखा है, तो 18 में से एक, ये 17 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। तो यार ऑप्शन मुझे सी मिल गया राइट आंसर, क्योंकि 17 इलेक्ट्रॉन आर्गन के पास ही तो है। चलिए जी, अगला प्रश्न देख लो। कहा एटॉमिक नंबर एक एलिमेंट का 8 है, कोई एलिमेंट 8वें नंबर पे है, कितने इलेक्ट्रॉन वो गेन कर सकता है कंपाउंड सोडियम के साथ बनाने के लिए? देखो एक एलिमेंट अगर 8 नंबर पे है तो कॉन्फ़िगरेशन बनाए तो 2 और 6 बना, तो पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे में 6। अगर वो कंपाउंड बनाना चाहता है तो यार इसको पूरा भरना पड़ेगा, पूरा भरना है मतलब ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो 6 में कितने जोड़ने पड़ेंगे? 2, तो उसको 2 और चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारी क्लास का मॉडर्न फिजिक्स का। कहते हैं एक सैंपल है ऑक्सीजन का, उसके पास 2 आइसोटोप है। देखिए एक मान लीजिए कोई ए नाम का आइसोटोप है, एक बी नाम का है, तो कहते हैं ए नाम के आइसोटोप का जो एटॉमिक मास है वो 16U है और इसका 18U है। और अगर प्रेजेंस की बात करें तो ये 3:1 में पाया जाता है। मतलब इसी को अगर परसेंटेज में देखो, किसी भी चीज़ को टोटल 100% मानते हो तो इसके 3 पार्ट है, यानी 75% बेटा जी ये हुआ, और ये कितना मिला? 25% मिला। ठीक है, निकालने के 2 तरीके बताऊंगा। हमें एवरेज पूछा है, तो एवरेज निकालना बहुत ही आसान है। एवरेज निकालना क्या कीजिए, देखो पहला तरीका, अगर हम रेशो का यूज़ करते हैं, देखो 16U मास वाला कितना मिल रहा है? 3 पार्ट मिल रहे हैं उसके, बिल्कुल ठीक है। ये U है, मैं इसको साफ कर देता हूँ एक बार U को, ताकि दिक्कत ना आए। 18U वाला कितना मिल रहा है बेटा? 1 पार्ट, बिल्कुल। दोनों को ऐड कर दीजिए, डिवाइड बाय टोटल कितना है? तो 3 + 1, टोटल 4 पार्ट है, 4 से डिवाइड कर दो बेटा जी, तो ये आपके पास आएगा 16.5U है ना इसका यूनिट, तो ये आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगर इसको बेटा परसेंटेज टाइप में लिख लूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो 16 मास वाला 75% मिल रहा है, 18 मास वाला बेटा जी 25% मिल रहा है, प्लस कर दो और डिवाइड बाय टोटल परसेंटेज हो तो 100 है बेटा जी। इसको भी सोल्व करोगे आपके पास 16.5U आएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपको परसेंटेज की टर्म में मिले तो भी ये कर सकते हो। तो इस तरह से क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है। आई थिंक सो ये चीज़ें क्लियर होगी। तो हमने इस वीडियो में, एक सिंगल वीडियो में, मॉडर्न फिजिक्स के जितने भी सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वो सारे के सारे डिस्कस कर लिए, और कुछ केमिस्ट्री के क्वेश्चन भी जो फिजिक्स से रिलेटेड थे, जो फिजिक्स के कंसेप्ट से हो जाने थे, वो हमने सारे के सारे कर लिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट में यार एक बार जरूर बताना, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है यार, कौन बच्चा देख के गया। तो नोट्स तो आप कमेंट यार जरूर करें, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक वाला बटन दबा देना। लाइक को 2 बार मत दबाना, लाइक को लाइक करने से 1 लाइक हो जाता है, इसलिए एक बार ही दबाना। और चैनल पे अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इसी तरह से और भी वीडियोस को पाने के लिए। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।